चैप्टर 1। कक्ष के द्वार खुलते ही महामंत्री महारानी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। महारानी जैसे ही उन्हें देखती हैं, वह चौंक जाती हैं और कहती हैं, महामंत्री आप युद्ध स्थान से यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हम युद्ध जीत गए हैं? नहीं महारानी, हम युद्ध नहीं जीते हैं। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महारानी अभी बात करने का समय नहीं है। सेनापति ने हमारे साथ धोखा कर दिया है और वह उन आठों के साथ जाकर मिल गया है, जिस कारण उन सब ने मिलकर सम्राट को बंदी बना लिया है और उन्हें बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है। महारानी अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आप जल्दी से राजकुमार अयान को लेकर यहाँ से चली जाइए। मैंने महल के गुप्त मार्ग खोल दिए हैं, जल्दी करिए। यह सुनकर महारानी अपने घुटनों पर बैठ जाती हैं और कहती हैं, यह नहीं हो सकता, सम्राट कैसे हार सकते हैं? महारानी यह सत्य है, अपने आप को संभालिए, आपको राजकुमार को बचाना होगा। अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। सम्राट के छोटे भाई और दूसरे महामंत्री उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर वह उन्हें यहाँ आने से ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। आपको जल्दी करना होगा। यह सुनते ही महारानी अपने आप को संभालती हैं और खड़े होकर कहती हैं, ठीक है महामंत्री, हम जाते हैं। इतना कहकर महारानी राजकुमार अयान को उठती हैं और महल के गुप्त मार्ग से जंगल की ओर निकल जाती हैं। महारानी गुप्त मार्ग से निकलने के बाद राज्य के पास ही एक जंगल में पहुंच जाती हैं। वह बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हैं। तभी पीछे से उन पर कोई वार करता है और वह वही जंगल में जमीन पर गिर जाती हैं। जब महारानी पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें हवा में वही सेनापति दिखाई देता है जिसने उनके राज्य के साथ धोखा किया था। महारानी उसे देखकर कहती हैं, तुम दुष्ट। महारानी इतना कह पाती हैं, उससे पहल सेनापति कहता है, महारानी तुम्हें क्या लगा था तुम इस बच्चे को लेकर मुझे क्षमा करना महारानी राजकुमार को लेकर यहां से निकल जाओगी? आज इस वंश का सर्वनाश करके रहूंगा मैं। यह सुनकर महारानी रहती हैं, सेनापति तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सम्राट तो तुम्हें अपना ही परिवार मानते थे। यह सुनकर सेनापति कहता है, महारानी क्षमा करना, पर अभी बात करने का समय नहीं है। इतना कहते ही सेनापति अपनी तकनीक से महारानी पर हमला कर देता है और महारानी भी उससे युद्ध करने लगते हैं। महारानी सोचती है, अगर मैं इसे ऐसे ही युद्ध करती रही तो जल्द ही हार जाऊंगी, या फिर वह आठों भी यहां आके हम दोनों को ही मार देंगे। इतना सोचते ही महारानी अपनी एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करती हैं और जंगल में कहीं अदृश्य हो जाती हैं। यह देखकर सेनापति कहता है, महारानी आज तुम कुछ भी कर लो, यहां से जिंदा नहीं जा पाओगी। यह कहकर सेनापति जंगल पेड़ों को उखाड़कर फेंकने लगता है। वहीं से कुछ दूरी पर महारानी एक पेड़ के पीछे छुपी हुई है और अपने मन में कहती है, यह मुझे जल्द ही ढूंढ लेगा, मुझे कुछ ना कुछ करके राजकुमार को यहां से निकलना होगा, पर जब तक यह यहां है सब बहुत मुश्किल है। यह सोचकर महारानी है एक लंबी सांस लेती हैं और अपनी आंखें बंद करके अपने तिलस्मी ड्रैगन को वहां पर बुलाती हैं। जैसे ही सेनापति देखा है आसमान से एक ड्रैगन एक दिशा की तरफ बढ़ रहा है, वह समझ जाता है महारानी वही है और वह भी उसी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ ड्रैगन महारानी के पास पहुंच जाता है। महारानी उसे ड्रैगन से कहती हैं, तुम्हें हमारे राजकुमार अयान को लेकर यहाँ से बहुत दूर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। उसके बाद महारानी अयान की तरफ देखते हुए कहती हैं, बेटा अयान मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मैं यह तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। एक दिन तुम्हें यहाँ लौटकर वापस आना होगा और अपने राज, अपने पिता मेरा और अपने परिवार का बदला लेना होगा। यह कहकर महारानी अपने गले में पड़ा एक लॉकेट राजकुमार अयान के गले में डाल देते हैं। उसके बाद कहती हैं, मैं कितनी अभागी हूँ, 8 महीने भी नहीं हुए और तुम मुझसे दूर हो रहे हो। यह कहते कहते महारानी रोने लगती हैं, लेकिन फिर वह अपने आप को संभालती हैं और एक लंबी सांस लेकर राजकुमार को ड्रैगन को सौंप देती हैं। जैसे ही ड्रैगन राजकुमार को लेकर वहां से निकलने वाला होता है, तभी सेनापति आकर उसे ड्रैगन पर हमला कर देता है। वह ड्रैगन भी कुछ काम नहीं था, वह भी अपने मुंह से आग निकालकर सेनापति के हमले को नष्ट कर देता है। उसके बाद महारानी कहती हैं, राजकुमार को लेकर निकले यहाँ से।
पर वह ड्रैगन वहां से नहीं जाता। यह देखकर महारानी रहती हैं, यह हमारा आदेश है, तुम यहां से जाओ। और उसके बाद महारानी और सेनापति युद्ध करने लगते हैं, परंतु सेनापति इतना शक्तिशाली था कि वह महारानी के साथ युद्ध करते करते भी ड्रैगन के ऊपर हमला कर रहा था, जिसके कारण ड्रैगन वहां से जा नहीं पा रहा था। महारानी कहती है, मुझे कुछ करना होगा। इतना कहते ही महारानी एक गहरी सांस लेती हैं और अपनी पूरी जीवन शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करती हैं और सेनापति पर हमला कर देती हैं। सेनापति यह देखकर थोड़ा सा चौंकाता है, पर वह अपने आप को संभालते हुए खुद भी अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करता है। जैसे ही यह दोनों भयंकर शक्तियां आपस में टकराती हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इस विस्फोट की तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। जब ड्रैगन पीछे मुड़कर देखा है तो उसे वहां धूल के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। वह समझ जाता है कि महारानी अब नहीं रही और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जैसे ही धूल छुट्टी है, हम वहां देखते हैं कि महारानी का मृत शरीर पड़ा हुआ है और सेनापति आसमान से धरती पर आकर गिर गया है। वह बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया है, परंतु मरता नहीं, क्योंकि इसका यह महारानी से उच्च स्तर का योद्धा था। सेनापति जैसे ही देखाता है कि महारानी मर गई है, कहता है, तुम राजकुमार को नहीं बता सकती। और यह कहकर वह अपनी बची हुई शक्ति का इस्तेमाल करके ड्रैगन के ऊपर हमला करता है। जैसे ही वह शक्ति ड्रैगन से टकराती है, ड्रैगन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और सेनापति फिर से जमीन पर गिर जाता है। सेनापति की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। सेनापति कहता है, इस तिलस्मी जानवर के लिए यह काफी होगा, अब राजकुमार बच नहीं सकता। और यह कहकर वह वहीं बेहोश हो जाता है। ड्रैगन बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है, पर फिर भी वह हार नहीं मानता और महारानी के आदेश के अनुसार राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगता है। ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर पिंडारी नाम का एक ग्रह है। यहाँ के आमोक साम्राज्य के राजा युवान अपने महल में महारानी तारा से बात कर रहे हैं। महारानी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप गर्भवती हैं। आपका इस हालत में बाहर जाना ठीक नहीं है, पर आप हमारी बात सुनती नहीं है। यह सुनकर महारानी कहती हैं, महाराज, हम कोई छोटी बच्ची नहीं है। हम जानते हैं कि हमें अपना ध्यान कैसे रखना है, और वैसे भी हम अकेले थोड़ी गए थे। हम अपनी दासियों के साथ और कुछ योद्धाओं को भी ले गए थे। महारानी यह कह ही रही थी, तभी महाराज अपने कक्ष की खिड़की से आसमान की ओर देखने लगते हैं और भयभीत हो जाते हैं। यह देखकर महारानी रहती हैं, महाराज क्या हुआ, आप एकदम से इतना डर क्यों गए हैं। महाराज कहते हैं, महारानी, आसमान में हमें एक बहुत ही ज्यादा भयंकर शक्ति महसूस हो रही है। यह शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि अगर मुझ जैसे 4 योद्धा नहीं अगर 6 योद्धा भी इससे मिलकर लड़े तो भी नहीं जीत सकेंगे। इस ग्रह पर शायद ऐसा कोई नहीं जो उससे लड़ेगा। यह सुनकर महारानी भी चौंक जाती हैं। इस ग्रह के बाकी राज्यों के राजा भी इस शक्ति को महसूस करके भयभीत हो जाते हैं। महाराज युवान खिड़की से उसे तरफ देख ही रहे थे, तभी उन्हें दिखता है एक विशाल ड्रैगन आसमान से सीधा उनके राज्य के जंगल में जाकर गिरता है। और इस ड्रैगन को देखकर महाराज एक बार फिर से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, एक तिलस्मी जानवर पर वह यहाँ क्या कर रहा है और इतना शक्तिशाली। यह कहकर महाराज युवान कहते हैं, हमें वहां जाकर देखना होगा। यह सुनकर महारानी कहते हैं, महाराज, हम भी आपके साथ चलेंगे। महाराज कहते हैं, नहीं महारानी, अगर यह यहाँ कुछ गलत करने आया होगा तो हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको महल में ही रहना चाहिए। यह सुनकर महारानी रहती हैं, नहीं महाराज, हम भी आपके साथ चलेंगे। यह हमारा भी राज्य है और यहाँ के नागरिकों की रक्षा करना हमारा भी धर्म है। यह सुनकर महाराज युवान कहते हैं, ठीक है महारानी, चलिए। और अपने मंत्री और सेनापति और अपने कुछ योद्धाओं के साथ महाराज युवान जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही युवान उसे ड्रैगन के पास पहुंचते हैं, वह इतने बड़े ड्रैगन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर यह कहां से आया होगा। तभी मंत्री कहते हैं, महाराज, लगता है यह किसी युद्ध से आया है। देखिए, यह बहुत ज्यादा घायल है, इसके शरीर से हर जगह से खून निकल रहा है। महाराज कहते हैं, क्या यह जीवित है। तभी सेनापति कहते हैं, महाराज, लगता तो नहीं है, इसकी ऊर्जा एकदम से नष्ट हो गई है। लगता है यह घायल होने के कारण अपने प्राण त्याग चुका है।
यह सुनकर महाराज उसे ड्रैगन की तरफ ध्यान से देखते हैं। तभी उनकी नजर ड्रैगन के सिर की तरफ जाती है। उन्हें वहां कुछ दिखाई देता है। महाराज कहते हैं, सेनापति देखिए ड्रैगन के सर पर क्या है। सेनापति जैसे ही उसे ड्रैगन के सिर पर चढ़ते हैं तो वह एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, महाराज यहाँ पर एक बच्चा है। यह सुनकर महाराज कहते हैं, सेनापति उसे नीचे लेकर आई। सेनापति कहता है, जी महाराज, और उसे बच्चों को उठाकर नीचे लेकर आता है। जैसे ही महाराज उसे बच्चों को अपने हाथ में लेते हैं, वह ड्रैगन अपनी आंखें खोलता है और महाराज की तरफ देखकर कहता है, राजकुमार अयान की रक्षा करना। और यह देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग भाई से कांपने लगते हैं और अपने स्थान पर जम जाते हैं। उसके बाद वह ड्रैगन अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने प्राण त्याग देता है। महाराज और बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं। तभी महाराज कहते हैं, यह क्या हुआ, क्या यह अभी भी जीवित है? तभी वह महसूस करते हैं कि इस बार ड्रैगन की ऊर्जा उन्हें महसूस नहीं हो रही है। महाराज कहते हैं, इस बार इस ड्रैगन ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, पर यह आया कहां से होगा और यह बच्चा आखिर है कौन? यह सुनकर सेनापति कहते हैं, महाराज लगता है यह किसी बहुत बड़े योद्धाओं के राजवंश से है, क्योंकि इतना शक्तिशाली ड्रैगन इसकी रक्षा कर रहा था। शायद से इसके परिवार के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ होगा, जिस कारण इसे ऐसे यहाँ आना पड़ा। आगे सेनापति कहते हैं, लेकिन महाराज अब हम इस बच्चे का क्या करेंगे? सेनापति की बात सुनकर महारानी कहती हैं, महाराज क्या इस बच्चे को हम अपने साथ नहीं रख सकते? अपना पुत्र बनाकर देखिए ना, यह कितना प्यार और मासूम है। यह सुनकर मंत्री कहते हैं, महारानी लेकिन आप जो कह रही हैं उसमें बहुत खतरा है, क्योंकि जो लोग इसे या इसके परिवार को मारना चाहते होंगे, अगर वह लोग यहाँ आ गए तो हम क्या करेंगे? इस बच्चे के साथ साथ यह पूरा राज्य या शायद यह पूरा ग्रह खतरे में पड़ जाएगा। यह सुनकर महाराज कहते हैं, मंत्री जी अब जो भी होगा वह देखा जाएगा, परंतु हम इस बच्चे को ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकते। अब से यह हमारा पुत्र है, आपसे यह है अमोघ साम्राज्य का राजकुमार अयान। चैप्टर 2। अपना हाथ उठाओ। यह सुनते ही अयान अपनी आंखें खोलता है और कांच की गेंद पर से अपना हाथ उठाकर आचार्य जयदेव की तरफ देखाता है और पूछता है, क्या हुआ आचार्य? आचार्य थोड़ा निराशाजनक चेहरा बनाकर लंबी सांस लेकर कहते हैं, अयान इस बार भी तुम्हारा स्तर नहीं बढ़ा है। यह सुनते ही आयन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हर समय साधना में ही लगा रहता हूँ, उसके बाद भी मैं अभी भी प्रथम स्तर की तीसरे सितारे पर ही अटका हुआ हूँ। दरअसल अयान अभी जहाँ है वह अमोघ साम्राज्य की सबसे बड़ी योद्धाओं की अकादमी फ्लाइंग राइजिन है। अयान 4 साल की उम्र में ही यहाँ आकर मार्शल आर्ट का अभ्यास और साधना करने लगा था। अब अयान 12 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी उसका स्तर प्रथम स्तर के योद्धा के तीसरे सितारे के बराबर है। योद्धाओं की दुनिया में ऐसा माना जाता है, जो भी अपनी मूल शक्ति को जितने जल्दी जगाएगा वह उतना ही बड़ा योद्धा बनेगा। लेकिन अयान की मूल शक्ति जब वह 2 साल का था तभी जाग गई थी, जो कि बिजली की शक्ति है, और बिजली की शक्ति सभी मूल शक्तियों में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। सभी को ऐसा लगता था कि अयान एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, इसलिए उसने बहुत कम उम्र से ही साधना और मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू कर दिया था। पर आज वह 12 साल का हो गया है, फिर भी प्रथम स्तर के तीसरे सितारे पर ही है। यहाँ हर स्तर पर 9 सितारे होते हैं। जैसे जैसे योद्धाओं का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनका शरीर और शक्तिशाली होता जाता है और वह अलग अलग मार्शल आर्ट की टेक्निक्स का अभ्यास कर सकते हैं। मार्शल आर्ट की टेक्निक्स भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन सभी योद्धा हर तकनीक का इस्तेमाल या अभ्यास नहीं कर सकते। इसका कारण है, जिस योद्धा की मूल शक्ति बिजली है वह अग्नि, वायु, जल, धरती, पेड़ या अन्य किसी मूल शक्ति की टेक्निक्स का अभ्यास नहीं कर सकता है। जिस योद्धा की मूल शक्ति जिस तरह की होगी वह उसी तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे जिस योद्धा के पास बिजली की शक्ति है वह बिजली की शक्ति की मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। जिस योद्धा की मूल शक्ति अग्नि है वह अग्नि की मार्शल आर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ऐसी भी कई टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल हर एक मूल शक्ति वाला योद्धा
धा कर सकता है। उदाहरण के रूप में हम उड़ने वाली तकनीक या जानवरों के हमले की तकनीक या अस्त्र-शस्त्र वाली टेक्निक जिनका इस्तेमाल हर एक योद्धा कर सकता है। इन टेक्निक्स के भी लेवल्स होते हैं, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 की तकनीक। हर एक लेवल के साथ इन टेक्निक्स की शक्तियां भी बढ़ती जाती हैं। अगर आप यहां तक की बातें अच्छे से समझ गए हैं तो आपको इस कहानी को समझने में और ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ते हैं। अयान की बात सुनकर आचार्य कहते हैं, अयान इतनी जल्दी हार मत मानो, तुम्हें प्रयास करते रहना होगा। यह सुनकर अयान कहता है, पर आचार्य मैं कब से इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरे साथ के जो योद्धा थे या मुझसे जो छोटा योद्धा थे वह भी मुझे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुक है, पर मैं अभी भी उसी स्तर पर अटका हुआ हूँ। मैं तो एक कछुए से भी ज्यादा धीमा हूँ। मेरी साधना का स्तर बढ़ता ही नहीं है, मैं कितनी भी साधन क्यों ना करूँ। यह बात सुनकर आचार्य अयान को समझते हैं और कहते हैं, अयान एक असली योद्धा की निशानी ही होती है कि वह कभी हार ना माने। तुम्हें भी हार नहीं माननी है और प्रयास करते रहना होगा। यह सुनकर अयान कहता है, आप सही कह रहे हैं आचार्य, मैं एक दिन सबसे शक्तिशाली योद्धा बनूंगा। और यह कहकर अयान कमरे से बाहर निकल जाता है। अयान के बाहर जाने के बाद आचार्य कहते हैं, इसके पास सबसे शक्तिशाली मूल शक्ति बिजली की शक्ति है, पर फिर भी इसका स्तर नहीं बढ़ रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों है, अब पता नहीं क्या होगा इसके साथ। जैसे ही अयान कक्ष के बाहर निकलता है उसे एक आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ होने वाले महाराज, आपका स्तर बढ़ गया या आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं। यह सुनकर एक दूसरी आवाज कहती है, अरे अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, यह हमारा होने वाला महाराज कैसे हो सकता है। यह तो यहाँ का सबसे कमजोर योद्धा है, यह हमारा महाराज कैसे बनेगा। यह दोनों और कोई नहीं अयान के मुंह बोले भाई बहन अमृता और अमर थे और वह दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। यह अयान के पिता युवान के बड़े भाई के बेटा और बेटी है। दरअसल युवान के पिता यानी कि अयान के दादाजी ने सिंहासन अपने छोटे पुत्र युवान को दे दिया था, क्योंकि उनका बड़ा बेटा बहुत ज्यादा घमंडी और लालची था। उन्हें डर था अगर राज्य उनके बड़े बेटे सूर्य अमोक को मिल गया तो राज्य ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। इसी कारण उन्होंने अपना सिंहासन अपने छोटे पुत्र युवान को दे दिया, परंतु यह बात उनके बड़े पुत्र को सहन न हुई और उसने विद्रोह कर दिया। इस कारण युवान के पिता को उसे कारागार में डालना पड़ा। उसके बाद और कोई रास्ता न होने के कारण उसने अपने छोटे भाई को महाराज के रूप में स्वीकार कर लिया। और इसी बात से यह दोनों अयान से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं और नफरत करते हैं। उन्हें जब भी समय मिलता है वह अयान को बहुत ज्यादा सताते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अयान उन दोनों की बातें सुनकर कुछ नहीं कहता और वहां से जाने लगता है। यह देखकर अमृता कहती है, क्या हुआ, आज जवाब नहीं दोगे, तुम्हारा मुंह तो बहुत चलता है। यह सुनकर अयान कहता है, मैं तुम जैसी के मुंह नहीं लगता, और वहां से चला जाता है। अयान रात को सोते समय सोचता है, मैं अपनी किस्मत को बुरा कहूं या अच्छा। एक तरफ मेरे पास सबसे शक्तिशाली मूल शक्ति बिजली की शक्ति है और दूसरी तरफ पता नहीं क्यों मैं कितनी भी साधन क्यों न कर लूं मेरा स्तर बढ़ता ही नहीं है। यह सोचते सोचते अयान सो जाता है। अगले दिन अयान सुबह उठकर अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक जिसका नाम टाइगर फिस्ट है उसका अभ्यास करने जाता है। तब वहां अमृता, अमर और उनके कुछ और दोस्त के साथ आ जाते हैं और आयन से कहते हैं, यहाँ हम अभ्यास करेंगे, तुम कहीं और जाओ। अयान कहता है, पर मैं यहाँ पहले आया हूँ, यहाँ मैं अभ्यास करूंगा। यह सुनकर अमर के दोस्तों में से एक श्याम कहता है, अरे अरे राजकुमार, हम तो डर गए, पर आप तो यहाँ के राजकुमार हैं और आपका तो कर्तव्य है हमारी सहायता करना। एक कम कीजिए, आप यहाँ से जाइए, इससे बड़ी सहायता हमारी और कोई नहीं होगी। यह कहकर वह सब बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। अयान कहता है, तुम सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो क्या क्या करोगे, मारोगे हमें, आओ मारो। और वह सब फिर से हंसने लगते हैं। अमर कहता है, अच्छा ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हें फिर कभी नहीं सताएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। अयान पूछता है, शर्त, कैसी शर्त? अमर कहता है, तुम और मैं लड़ाई करेंगे, जो भी जीता वह यहाँ से चला जाएगा। यह सुनकर अयान सोच में पड़ जाता है और अमर कहता है, क्या हुआ राजकुमार, इतनी सी चुनौती से डर गए, फिर तुम एक शक्तिशाली योद्धा कैसे बनोगे?
अयान कहता है, ठीक है, मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा, और यह कहकर वह मैदान के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद अमर भी उसके सामने आ जाता है। अयान एक लंबी सांस लेता है और अमर पर वार करने लगता है, पर अमर बहुत ही आसानी से अयान के हमलों को नाकाम कर देता है, क्योंकि अयान सिर्फ प्रथम स्तर के तीसरे सितारे का योद्धा था, जबकि अमर मनोस्तर तक पहुंच गया था। अयान लगातार अमर पर हमला करते जा रहा है, पर अभी तक उसे छू भी नहीं पाया। यह देखकर अमर कहता है, क्या हुआ, तुम तो मुझे छू भी नहीं पा रहे हैं? और यह कहकर वह कहता है, अब मैं तुम्हें असली मार्शल आर्ट टेक्निक बताता हूं। और यह कहकर वह अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक फायर फिनिक्स का इस्तेमाल करता है और अयान पर हमला कर देता है। पर जैसे ही उसकी शक्ति अयान से टकराने वाली होती है, उससे पहले आचार्य जयदेव वहां आकर उसका हमला रोक देते हैं। अमर, तुम अयान से क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है अयान का स्तर तुमसे कम है, तुम फिर भी उस पर हमला कर रहे हो? तुम अपनी लेवल 2 की मध्यम स्तर की तकनीक का इस्तेमाल उस पर कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें इतना भी दिमाग नहीं? इससे अयान बहुत ज्यादा जख्मी हो सकता था। यह सुनकर अमर कहता है, आचार्य, हम तो बस युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। यह सुनकर आचार्य कहते हैं, युद्ध का अभ्यास? मैं जानता हूं कि तुम क्या कर रहे थे, अब यहां से जाओ। उसके बाद आचार्य अयान से कहते हैं, अयान, तुम क्या अपनी बुद्धि को के चुके हो? यह जानते हुए भी कि अमर तुमसे उच्च स्तर का योद्धा है, तुम फिर भी उससे लड़ रहे हो। यह सुनकर अयान कहता है, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, अब मैं ध्यान रखूंगा। और यह कहकर अयान वहां से निकल जाता है। अयान अकादमी के पास में ही एक जंगल के पर्वत पर आकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और कहता है, मेरा स्तर क्यों नहीं बढ़ता है? मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, कितना भी अभ्यास क्यों ना करूं, कितनी भी साधन क्यों ना करूं, मैं वही का वही हूं। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे सबसे कमजोरी योद्धा कहते हैं। अगर मैं राजकुमार नहीं होता तो अभी तक तो मुझे अकादमी से भी बाहर निकाल देते। और यह कहकर अयान अपना मुक्का पूरी तेजी के साथ पेड़ पर मार देता है, जिस कारण उसके हाथ से खून निकलने लगता है। फिर वह अपनी आंखों के आंसू पोंछता है, लेकिन उसके हाथ का खून उसके गले में पड़े लॉकेट तक पहुंचता है। वह लॉकेट चमकने लगता है। इसकी चमक इतनी ज्यादा होती है कि अयान अपनी आंखें बंद कर लेता है और पेड़ पर से नीचे गिर जाता है। जैसे ही अयान अपनी आंखें खोलकर देखता है, उसके सामने एक किताब हवा में उड़ रही थी। अयान यह देखकर कहता है, कौन कौन हो तुम? वह किताब कहती है, अरे क्या हुआ भाई, पहले कभी कोई किताब नहीं देखी क्या? जैसे ही अयान देखाता है कि वह किताब उससे बात कर रही है, यह देखकर वह एकदम पूरा चौंक जाता और वहां से भागने लगता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अयान का स्तर बढ़ पाएगा? आखिर अयान का स्तर क्यों नहीं बढ़ता है और यह किताब अयान के पास कैसे आई? यह जानने के लिए सुनते रहिए यह कहानी हमारे चैनल एसन स्टोरी ऑडियो बुक पर। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर 3। अयान उस किताब को देखकर वहां से भागने लगता है। भागते भागते वह वहां से थोड़ी दूरी पर आकर रुकता है और पीछे मुड़कर देखाता है। पता नहीं कैसी किताब थी, हवा में उड़ रही थी। कोई भूत तो नहीं, भूत तो होते ही नहीं है। अयान यह सब सोच ही रहा था, इतने में उसे एक आवाज आती है, अरे बच्चे, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। अयान यह देखकर चौंक जाता है कि वह किताब उसके सिर के ऊपर ही उड़ रही है। और यह देखकर आयरन कहता है, नहीं, कौन कौन हो तुम और कहां से आए हो? वह किताब कहती है, अरे भाई, तुमने ही तो मुझे नींद से उठाया है। मैंने तुम्हें कब उठाया? अरे अपने गले में उसे लॉकेट को देखो, मैं उसी में रहता हूं। तुमने ही मुझे उठाया है। अब तुमने मुझे उठा दिया है तो तुम मेरे मास्टर हो। तो बताओ, तुम्हें क्या जानना है मास्टर में? अरे हाँ भाई, तुम यहाँ और कोई हम दोनों के अलावा तुम्हें कोई तीसरा दिख रहा है जिसे मैं मास्टर कहूंगा? तुम ही मेरे मास्टर हो। अयान यह सुनकर कहता है, पर तुम उड़ कैसे रहे हो और बोल कैसे रहे हो? अरे भाई, मैं एक तिलिस्मी किताब हूं और ऐसा कुछ नहीं जिसका मुझे ना पता हो। तुम अपना कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हो, पर तुम मेरे लॉकेट में कैसे आए? अरे भाई, यह मेरा घर है, मैं इसी में रहता हूं। मैं तुमसे पूछता हूं, यह लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? यह सुनकर अयान कहता है, यह लॉकेट तो मेरे पास बचपन से ही है। यह सुनकर किताब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और फिर कहती है, यह सब छोड़ो, अगर कोई चीज तुम्हें पूछनी हो तो मुझसे पूछ लो। मैं तुम्हारे किसी भी
सवाल का जवाब दे सकता हूँ। यह सुनकर अयान कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ भी पूछ सकता हूँ? किताब कहती है, हाँ भाई हाँ, लगभग मुझे हर चीज पता है, लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य नहीं बता सकता, वरना मुझे ज्योतिष समझकर भविष्य पूछने लगो, समझे? अब अपना पहला प्रश्न पूछो। बकवास किए जा रहे हो, कब से समझ में ही नहीं आता है तुम्हें? यह सुनकर आयन सोचता है, यह किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। क्या मैं से पूछ लूं कि मेरी स्तर क्यों नहीं बढ़ रहा है? मैं अभी भी प्रथम स्तर के योद्धा के तीसरे सितारे पर ही क्यों अटका हूं? हाँ, मैं ऐसे ही पूछता हूं। अयान कहता है, तो बताओ मैं अपने स्तर को क्यों नहीं बढ़ा पा रहा हूं? इसका क्या कारण है? मैं पिछले 8 साल से बहुत ज्यादा साधना और अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं अभी तक प्रथम स्तर के तीसरे सितारे तक ही पहुंच पाया हूं। इसका क्या कारण है? मुझे बताओ। मेरी मूल शक्ति बिजली है, सबसे शक्तिशाली, और मैं बिजली की शक्ति की साधना करता हूं, लेकिन फिर भी मेरा स्तर नहीं बढ़ रहा है। पिछले 8 सालों में सिर्फ 3 सितारे ही बढ़े हैं। किताब जी बताओ, इसका क्या कारण है? पहली बात बच्चे, मैं कोई किताब जिमिताब जी नहीं हूं, मेरा नाम ज्ञान सिंह है और तुम मुझे ज्ञान बुला सकते हो, समझे? और अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं, जो कि बहुत सरल है। मुझे लगा कि तुम किसी खजाने का रास्ता या किसी खतरनाक तकनीक का रास्ता पूछोगे या कुछ और पूछोगे। तुमने तो इतना सरल प्रश्न पूछा है मुझसे। अयान कहता है, हाँ हाँ ठीक है, अपनी बढ़ाई करना बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। ज्ञान कहता है, अरे ठीक है भाई, इसका कारण बहुत ज्यादा सरल है, तुम अपनी मूल शक्ति के हिसाब से साधना करते ही नहीं हो। यह सुनकर अयान कहता है, यह क्या बकवास कर रहे हो? मेरी मूल शक्ति बिजली है और मैं बिजली की शक्ति की साधना करता हूं। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं अपनी मूल शक्ति के हिसाब से साधन नहीं करता? यह सुनकर ज्ञान कहता है, तुम्हारी मूल शक्ति बिजली है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी शक्ति कोई साधारण मूल शक्ति नहीं है। जो तुम्हारी मूल शक्ति स्वर्गीय बिजली है, कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है और बहुत बहुत कम योद्धाओं के पास होती है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है लड़के, जो तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली मूल शक्ति है, और तुम इतनी शक्तिशाली मूल शक्ति के लिए एक साधारण सी साधना की तकनीक का इस्तेमाल करते हो, जिस कारण तुम्हारा स्तर इतने धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर तुम्हें अपना स्तर बढ़ता है तो तुम्हें स्वर्ग की साधना की तकनीक का इस्तेमाल करना होगा, तभी तुम्हारा स्तर बढ़ेगा। अगर तुम अभी भी साधारण तकनीक का इस्तेमाल करते रहे तो तुम्हारा स्तर इतने ही धीरे धीरे ही बढ़ेगा, समझे? यह सब बातें सुनकर अयान एकदम चौंक जाता है और कहता है, ज्ञान यह सब जो तुम कह रहे हो सब सत्य है? ज्ञान कहता है, हाँ यह सब सच है, तुम्हारी मूल शक्ति बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और तुम साधारण साधना का इस्तेमाल करते हो, यही कारण है कि तुम अपना स्तर नहीं बढ़ा पा रहे हो। यह सुनकर अयान कहता है, पर मुझे स्वर्गीय साधना की टेक्निक मिलेगी कहाँ, क्या बता सकते हो ज्ञान? यह सुनकर ज्ञान कहता है, देखो इस योद्धाओं की दुनिया में कई साधना की तकनीक हैं, कोई बहुत ज्यादा उच्च स्तर की है तो कोई बहुत ज्यादा निचले स्तर की, लेकिन स्वर्ग की साधना की तकनीक बहुत ही ज्यादा कीमती होती हैं, जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलती। कहीं बड़े बड़े योद्धा अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, फिर भी उन्हें यह तकनीक नहीं मिलती, और अगर तुम्हें कहीं मिल भी जाए तो तुम इतनी शक्तिशाली नहीं हो कि उसे प्राप्त कर सको। कई बड़े बड़े योद्धाओं की नजर इन दिव्य साधनाओं पर होती है और स्वर्ग की दिव्य साधनाएं इतनी कम होती है कि तुम इन्हें अपनी उंगलियों पर गिन सकते हो। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि इनका मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यह सुनकर अयान बहुत ज्यादा दुखी और निराश हो जाता है और कहता है, क्या और कोई रास्ता नहीं है ज्ञान, जिससे हम अपना स्तर बढ़ा सकूं? अरे बच्चे, इतनी जल्दी निराश क्यों हो रहे हो? पहले मेरी पूरी बात तो खत्म होने दो। स्वर्ग की दिव्य साधना बाकी सब के लिए बहुत ज्यादा कीमती हो सकती है, पर तुम्हारी अच्छी किस्मत कहूं या कुछ और, लेकिन तुम्हारे पास स्वर्ग की दिव्य साधना की तकनीक पहले से ही है। यह सुनकर अयान चौंक जाता है और कहता है, क्या मेरे पास? पर मेरे पास तो ऐसी कोई भी साधना की तकनीक नहीं है और ना मैं आज से पहले इसके बारे में कभी सुना है। अरे यह तुम्हारे पास ही है, बस तुम्हें पता नहीं है, जैसे कि मैं तुम्हारे पास था पर तुम्हें पता ही नहीं था। अपने लॉकेट को देखो, तुम्हारे लॉकेट में ही स्वर्ग की दिव्य साधन की तकनीक है। यह सुनकर अयान एक बार फिर से चौंक जाता है और कहता है, मेरे लॉकेट में? ज्ञान कहता है, हाँ दरअसल तुम्हारा लॉकेट है, वह स्टोरेज रिंग की तरह काम करता है,
जिस तरह हम एक स्टोरेज रिंग में अपना सामान रख सकते हैं, इस तरह इस लॉकेट में भी हम अपना सामान रख सकते हैं, और इस लॉकेट में मैं ही रहता हूं और वह दिव्य साधन की तकनीक भी इसी के अंदर है। यह सुनकर अयान कहता है, मेरे लॉकेट के अंदर? ज्ञान कहता है, हाँ। अयान कहता है, पर मैं इसे बाहर कैसे निकाले? यह लॉकेट वैसे ही काम करता है जैसे कि एक स्टोरेज रिंग। जैसे तुम स्टोरेज रिंग का इस्तेमाल करते हो, तुम्हें वैसे ही इस लॉकेट से उसे तकनीक को बाहर निकलना है। यह सुनने के बाद अयान तुरंत उसे लॉकेट से वह तकनीक बाहर निकलता है। जैसे ही वह तकनीक बाहर आती है, वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी आ जाती है और अयान अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही अयान अपनी आंखें खोलता है, वह देखता है कि उसके हाथ में एक बहुत ही ज्यादा सफेद, एकदम चांदी की तरह का कागज रखा हुआ है, जिसमें से बैंगनी कलर की रोशनी निकल रही है। अयान उसे तकनीक को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, ज्ञान, क्या यही स्वर्ग की दिव्य साधना की तकनीक है? ज्ञान कहता है, हाँ बिल्कुल यही है। और अयान इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वह वहीं पर उछलने लगता है और कहता है, अब मैं कमजोर नहीं रहूंगा, मैं भी अपना स्तर बढ़ा पाऊंगा। ज्ञान, क्या मैं साधना की तकनीक का अभ्यास अभी कर सकता हूं? यह सुनकर ज्ञान कहता है, हाँ जरूर, अब यह तुम्हारी ही है। इतना सुनते ही अयान बैठ जाता है, साधना का अभ्यास करने लगता है। जैसे ही अयान साधना शुरू करता है, वैसे ही उसे कागज की चमक और ज्यादा बढ़ जाती है और उसमें से चांदी के रंग के कुछ शब्द अयान के दिमाग में चले जाते हैं। उसके बाद अयान अपनी आंखें बंद करके साधना करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अयान जैसे ही साधना करने बैठा, उसका शरीर पूरी तरीके से बिजली से चमकने लगता है और उसके शरीर में से बैंगनी रंग की रोशनी निकलने लगती है। अयान को साधना करते करते पूरी रात बीत जाती है। वह वहीं बैठा बैठा साधना करता रहता है। अगले दिन जब अयान की आंख खुलती है, तो वह अपने आप को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। उसका शरीर पूरी तरीके से बिजली से ढका हुआ था, उसकी आंखें बैंगनी रंग की थी और उसके शरीर से बैंगनी रंग की बिजली की तरंगें निकल रही थी। यह देखकर वह चौंक जाता है और फिर कहता है, यह क्या? यह मेरी मूल शक्ति है। ज्ञान सही कह रहा था, यह सबसे अलग है। बाकी बिजली मूल शक्ति वाले योद्धाओं की बिजली का रंग सफेद होता है, लेकिन मेरी बिजली का रंग बैंगनी है। और यह सोचकर अयान बहुत ज्यादा खुश होता है और अपनी शक्ति को वापस अपने शरीर के अंदर ले लेता है। उसके बाद वह महसूस करता है कि उसका शरीर पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा शक्तिशाली महसूस हो रहा है। उसके बाद वह ध्यान लगाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका स्तर बढ़ चुका है। वह अब प्रथम स्तर के चौथे सितारे पर आ गया है और यह देखते ही अयान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह वहीं पर बहुत जोर जोर से उछलने लगता है और कहता है, ज्ञान, बाहर आओ, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। चैप्टर 4। जैसे ही अयान को पता लगता है उसका एक सितारा बढ़ गया है, वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ज्ञान, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। ज्ञान बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ भाई, इतनी सुबह सुबह इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? अयान कहता है, ज्ञान, मेरा एक स्तर बढ़ गया है, मैं अब प्रथम स्तर के योद्धा के तीसरे से चौथे सितारे पर पहुंच गया हूं। यह सुनकर ज्ञान कहता है, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने एक रात में ही अपना एक सितारा बढ़ा लिया। और अयान कहता है, हाँ। उसके बाद ज्ञान अयान से कहता है, अयान, मैंने तुम्हें हारी मूल शक्ति और स्वर्गीय साधना की तकनीक के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब मैं तुम्हें कुछ बातें और बताना चाहता हूं जो कि तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। पहली बात कि तुम मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताओगे और ना इस साधना के बारे में किसी को बताओगे और ना यह बताओगे कि तुम्हारे पास दिव्या स्वर्गीय बिजली की मूल शक्ति है। और बहुत जरूरी ना हो, जब तक तुम अपनी स्वर्गीय बिजली का इस्तेमाल नहीं करोगे, साधारण बिजली का ही इस्तेमाल करोगे। तुम्हें अपनी असली मूल शक्ति को छुपा कर रखना होगा, तुम्हें बिजली के साधारण रूप का इस्तेमाल करना होगा, तुम अपनी बेगानी बिजली का इस्तेमाल नहीं करोगे। अयान कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? मैं तुम्हारे बारे में किसी को क्यों नहीं बता सकता और अपनी शक्तियों के बारे में भी? यह सुनकर ज्ञान कहता है, मैं एक 12 साल के बच्चे से इसी जवाब की उम्मीद कर रहा था। इसका कारण बहुत सरल है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि तुम्हारी मूल शक्ति बहुत ज्यादा खास और शक्तिशाली है।
जब बाहर के शक्तिशाली योद्धाओं को तुम्हारी मूल शक्ति के बारे में पता चलेगा तो वह तुम्हें मारने यहाँ आ जाएंगे। यह सुनकर अयान कहता है, पर मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, वह यहाँ मुझे मारने क्यों आएंगे? ज्ञान कहता है, तुम सच में नहीं सोच पा रहे हो। इसका कारण बहुत सरल है, तुम्हारी मूल शक्ति बहुत ज्यादा खास है। इस कारण अगर तुम साधना करते रहे और कुछ उच्च स्तर के योद्धा बन गए तो तुम्हें हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मूल शक्ति बाकी मूल शक्तियों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे जैसे तुम अपना स्तर बढ़ाओगे तुम्हारी मूल शक्ति भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती जाएगी। तो वह तुम्हें पहले ही खत्म कर देंगे ताकि उनके लिए आगे कोई खतरा न हो। अब समझे? अयान कहता है, हाँ समझ गया। और दूसरा कारण तुम्हारे पास स्वर्ग की दिव्य साधन की तकनीक है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि यह तकनीकें कितनी कम है और कितनी ज्यादा खास और मूल्यवान है। अगर ऐसा कहूं तो भी कोई गलत नहीं होगा कि इनका कोई मूल्य ही नहीं है। इस तकनीक को पाने के लिए इस ब्रह्मांड में इतना बड़ा युद्ध हो सकता है, इतने योद्धा यहाँ आ सकते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए तुम्हें इस साधना की तकनीक के बारे में किसी को नहीं बताना है। क्या तुम समझ गए हो? अयान कहता है, इस तकनीक के बारे में और मेरी मूल शक्ति के बारे में तो समझ गया हूं, पर मैं तुम्हारे बारे में किसी को क्यों नहीं बता सकता? यह सुनकर ज्ञान कहता है, अरे यार भाई, मैं भी कोई मामूली सी किताब नहीं हूं जो हर सड़क पर मिलती है। मैं तिलिस्मी किताब हूं। मैं सिर्फ मेरे जैसी एक ही हूं, ऐसी दूसरी कोई किताब नहीं है और मेरे पास लगभग हर एक सवाल का जवाब है। मैं कोई दुकान पर बिकने वाली किताब नहीं हूं, समझे? मेरे लिए भी युद्ध हो सकते हैं। मुझे कुछ काम मत समझो, मुझे पाने के लिए योद्धा तरसते हैं, लेकिन मैं तुम जैसे एक बच्चे के हाथ में हूं। यह सुनकर अयान कहता है, तुम मुझे बात बात पर बच्चा कहना बंद करो, मेरा नाम अयान है, समझे? ज्ञान कहता है, बच्चे को बच्चा नहीं कहूंगा और क्या पिताजी बोलूं। यह कहकर वह अयान के लॉकेट में वापस चला जाता है। अयान कहता है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैं लगभग एक रात से एकेडमी नहीं गया हूँ। गुरुदेव और जय मेरी चिंता कर रहे होंगे। जय के अलावा अकादमी में है ही कौन जो मेरे बारे में सोचता है? दरअसल जय अयान का छोटा भाई है। अकादमी में सभी अयान अयान का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह इतना कमजोर है और उसका स्तर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक जय ही है जो कभी अयान का मजाक नहीं उड़ाता और हमेशा उसे हिम्मत देता है। और अगर कोई उसके सामने अयान का मजाक उड़ाते हैं तो वो उन सब से लड़ने भी लग जाता है। इस कारण कई बार उसे आचार्य ने सजा भी दी है, लेकिन जय अपने बड़े भाई के लिए फिर भी लड़ता है। यह सब सोचते सोचते अयान अकादमी की तरफ निकल जाता है। जैसे ही अयान अकादमी के अंदर पहुंचता है, पीछे से उसे एक आवाज आती है, भाई आप आ गए। आपको नहीं पता, मैं रात भर आपको ढूंढ रहा था पर आप मुझे कहीं मिले ही नहीं। मुझे तो लगा था कि आप इस बार नाराज होकर कहीं चले गए हैं। आपको पता है मैं कितना डर गया था, आप मुझे इस बार बताकर भी नहीं गए। यह सुनकर अयान कहता है, जय दरअसल मैं रात को जंगल की तरफ चला गया था और वही मेरी आंख लग गई थी तो मैं वही सो गया था। यह सुनने के बाद जय कहता है, भाई मैं तो डर ही गया था। इसके बाद अयान जय की तरफ देखते हुए पूछता है, मैं तो ठीक हूं पर तेरा हाल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तेरे शरीर पर यह जख्म कैसे? यह सुनकर जय थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए कहता है, जख्म? अरे भाई वो मैं ट्रेनिंग कर रहा था ना, तभी मुझे यह जख्म लग गए। जय मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू अपने बड़े भाई से झूठ मत बोला कर, क्योंकि तू झूठ बोल ही नहीं पाता है। तू फिर से अमर और उसकी टोली से लड़ने गया था ना? यह सुनकर जय कहता है, हाँ भाई मुझे पता लगा था कि उन्होंने कल भी आपका मजाक उड़ाया था और आप पर हमला भी किया था। अगर आचार्य बीच में ना आते तो आप बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैं उनसे लड़ने पहुंच गया। पर वह 4 लोग थे इसलिए मुझे थोड़े घाव आ गए, पर मैंने उन्हें फिर भी मुझसे ज्यादा ही घाव दिए हैं। यह सुनकर अयान जय के सिर पर हाथ फिरते हुए कहता है, तू भी एक नंबर का पागल है, अगली बार से ऐसा मत करना। यह सुनकर जय कहता है, ठीक है भाई, पर उन्होंने आपको परेशान किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर अयान कहता है, ठीक है, अब तू जा, तेरी ट्रेनिंग का समय हो रहा है ना। जय कहता है, ठीक है भाई, लेकिन जैसे ही जय वहां से जाने लगता है वह अयान को रोकता है और कहता है,
भाई आपका एक सितारा बढ़ गया है, और अयान उसकी तरफ देखकर मुस्कराने लगता है, और जय कहता है, भाई यह तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। लेकिन अयान जय और कुछ नहीं कहता और वहां से निकल जाता है। जय भी मुस्कुराता है और अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। अब जय अकादमी में अपने कमरे के अंदर आता है, तभी उसे ज्ञान की आवाज आती है। लगता है तुम्हारा छोटा भाई तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। अयान कहता है, हाँ, इस पूरे अकादमी में उसके अलावा मुझे कोई पूछता भी नहीं है। ज्ञान कहता है, अब पूछने लगेंगे, अच्छा अब यह बताओ कि आगे क्या करना चाहते हो। यह सुनकर अयान कहता है, दरअसल मेरा स्तर बढ़ता नहीं था, जिस कारण मैं अभी तक अपने लिए कोई भी मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं चुनी है, और जिनका मैं अभ्यास करता था वह मैं सीख ही नहीं पाया, तो अब मैं अपने लिए एक तकनीक ढूंढ लूंगा। यह कहकर अयान अकादमी के पुस्तकालय की तरफ बढ़ने लगता है। अयान पुस्तकालय के अंदर जाकर अपने लिए बिजली मूल शक्ति से संबंधित मार्शल आर्ट टेक्निक ढूंढने लगता है, पर उसे कोई अच्छी तकनीक नहीं मिलती। ढूंढते ढूंढते अयान को एक किताब दिखती है जिस पर धूल लगी हुई थी। जैसे ही अयान उसे किताब को उठता है, उसे किताब का नाम पढ़कर वह खुश हो जाता है और कहता है, हाँ, यहीं इसी तकनीक को सीखूंगा। थंडर पंच यह मेरी मूल शक्ति के लिए बिल्कुल सही है। यह एक लेवल 1 की उच्च स्तर की तकनीक थी। अयान उसे किताब को लेकर वहां से निकल जाता है। तभी उसे ज्ञान की आवाज आती है। जान कहता है, जहां तक मुझे अकादमी के बारे में पता है, अकादमी उच्च स्तर की टेक्निक इतने निचले लेवल की योद्धा को तो कभी नहीं देगी, भले ही वह तकनीक लेवल 1 की या लेवल 2 की क्यों ना हो है, तो वह एक उच्च स्तर की तकनीकी। यह सुनकर अयान कहता है, ज्ञान लगता है मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, अब इतना फायदा तो मुझे मिल ही सकता है। यह सुनकर ज्ञान कहता है, तुम्हारी तो बहुत मजे हैं, पर मुझे एक बात बताओ, तुम तो यहाँ से और भी तकनीक ले सकते थे, पर तुमने एक ही तकनीक क्यों ली। यह सुनकर अयान कहता है, दरअसल हमारे राज्य में बिजली की मूल शक्ति के योद्धा बहुत कम है, इस कारण बिजली की मूल शक्ति की जो मार्शल आर्ट टेक्निक है वह भी पुस्तकालय में बहुत कम है। ज्यादातर तकनीकें बहुत ही हाई लेवल की है जो कि मुझे नहीं मिल सकती, इसलिए मुझे यह तकनीक लेनी पड़ी। यह सुनकर ज्ञान कहता है, वैसे तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं। अयान कहता है, हाँ बोलो। यह सुनकर ज्ञान कहता है, मैं फिर से बता दूं तुम्हें कि मैं एक तिलिस्मी किताब हूं, मेरे पास ऐसी कई तकनीक है जिनका तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। यह सुनकर अयान कहता है, ज्ञान क्या सच में तुम्हारे पास सच में बहुत सारी तकनीक हैं, क्या तुम्हारे पास हाई लेवल की तकनीक भी है। यह सुनकर ज्ञान कहता है, हाँ हाँ यार, मेरे पास हाई लेवल की तकनीक भी है। ज्ञान मुझे लगता है तुम एक खजाना हो, तुम्हें लगना नहीं चाहिए, मैं सच में एक खजाना ही हूं। मैं तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं सिर्फ एक ही हूं। चैप्टर 5। अयान पुस्तकालय में अपने लिए मार्शल आर्ट टेक्निक लेने के लिए गया था। वहां ज्ञान उसे बताता है कि मेरे पास भी बहुत सारी मार्शल आर्ट टेक्निक है, मेरे पास हाई लेवल की भी तकनीक है। यह सुनकर अयान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ज्ञान तुम एक खजाना हो। इसके बाद अयान वहां से निकलकर पुस्तकालय के अध्यक्ष आचार्य रविंद्र के पास जाता है। आचार्य रविंद्र पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं। मार्शल आर्ट की सारी तकनीक इन्हीं की देखरेख में होती हैं और पुस्तकालय को भी यही संभालते हैं। अयान जैसे ही आचार्य के पास पहुंचता है, आचार्य उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अयान एक बहुत कमजोर योद्धा है, लेकिन वह आज पुस्तकालय में क्या कर रहा है। आचार्य कहते हैं, क्या हुआ यह तुम आज यहाँ। अयान कहता है, दरअसल आचार्य मैं अपने लिए एक तकनीक ढूंढने आया था। आचार्य पूछते हैं, या तुम्हें मिल गई, तुम्हारी मूल शक्ति तो बिजली है, क्या तुमने अपने लिए सही तकनीक चुन ली है। अयान कहता है, जी आचार्य, मैंने अपने लिए एक बिजली से संबंधित तकनीक ले ली है। और फिर वह अपनी थंडर पंच की किताब आचार्य को दिखाता है। आचार्य यह देखते ही चौंक जाते हैं और कहते हैं, लेवल 1 की उच्चतर की तकनीक पर तुम्हारा स्तर तो अभी बहुत कम है, क्या तुम इसे सीख पाओगी। अयान कहता है, जी आचार्य, मैं इसे सीख लूंगा। उसके बाद आचार्य उसे वह तकनीक वहां से ले जाने की इजाजत दे देते हैं और कहते हैं, तुम्हें इस 1 महीने में वापस यहीं लाना होगा। इसके बाद अयान वहां से निकल जाता है। अयान के वहां से निकलने के बाद आचार्य कहते हैं,
पिछले 8 साल से एक भी तकनीक नहीं सीख पाया और अब सीधा लेवल 1 की उच्च स्तर की तकनीक सीखेगा, मजाक बना के रखा है। अगर यह राजकुमार नहीं होता तो मैं से कब का यहाँ से निकलवा देता। अकादमी में सिर्फ अमर और अमृता ही नहीं, बाकी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आयन से चिढ़ते थे, क्योंकि अयान राजकुमार था और वह वहाँ का सबसे कमजोरी योद्धा था, इसलिए सब उसका मजाक ही उड़ाते थे। आयरन जैसे ही पुस्तकालय के बाहर निकलता है, उसे वहां अमर, अमृता और उनकी टोली मिलती है। जैसे ही अमर देखता है कि अयान पुस्तकालय से निकल रहा है और उसके हाथ में एक तकनीक की किताब भी है, वह उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, ओ तो अब आप मार्शल आर्ट टेक्निक का अभ्यास करना शुरू कर रहे हैं। यह सुनकर अयान कहता है, अमर तुम अपने काम से कम रखो, और वहां से निकलने लगता है। पर अमर और उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। अमर कहता है, उस दिन तो आचार्य ने तुझे बचा लिया था, पर आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं लड़ेगा। यह सुनकर अयान कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ अमर, मेरे पास समय नहीं है, मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। यह सुनकर अमर कहता है, ट्रेनिंग करोगे? चलो ठीक है अयान, तुम्हें ट्रेनिंग के लिए जाना है, ना जाओ, लेकिन उससे पहले तुम मुझसे लड़ना होगा। हमारी उसे दिन की लड़ाई अभी बाकी है, आज मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। अमर यह कह ही रहा था, तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, तू पट्टू का पट्टू ही रहेगा, दम है तो अपनी बराबरी वालों के साथ लड़ा, यहाँ भाई को क्यों परेशान कर रहा है। यह जय था, जो कि अब अयान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही अमर और अमृता देखते हैं कि अयान के आगे जय आ गया है, तो वह कहते हैं, तो राजकुमार के रक्षक भी आ गए हैं। लेकिन यह कैसे राजकुमार है जो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकते, इन्हें तो रक्षक की जरूरत पड़ रही है। और यह कहकर वह सब बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं। यह सुनकर जय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उनकी तरफ लड़ने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अयान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, जय यहाँ से चलो, हमें उनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, और वहां से जाने लगता है। जैसे ही अयान वहां से निकलने लगता है, अमर पीछे से कहता है, तुम्हें भागने के अलावा कुछ आता है या नहीं भगोड़े राजकुमार। यह सुनते ही अयान गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी मुठिया बांध लेता है। उसकी आंखें बैगनी रंग में चमकने लगती हैं और उसका पूरा शरीर बिजली से ढक जाता है। जैसे ही अमर देखता है अयान ने अपनी मूल शक्ति जागृत कर ली है, वह कहता है, इसने अपनी मूल शक्ति का इस्तेमाल करना कब सीख लिया, और वह थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन वह अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं दिखने देता। जैसे ही जय देखता है कि उसका भाई बिजली से ढका हुआ है, वह यह देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, भाई आपने अपनी मूल शक्ति का इस्तेमाल करना भी सीख लिया। अयान जैसे ही अपनी बिजली की शक्ति को सक्रिय करता है, तभी उसे ज्ञान की आवाज सुनाई देती है, अयान अपनी मूल शक्ति पर काबू करो, तुम्हारी आंखों का रंग बदल गया है, अगर इन्होंने देख लिया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, और शायद सबको तुम्हारी असली मूल शक्ति कक के बारे में सभी को पता चल जाएगा। अयान की पीठ उन सब की तरफ थी, इसलिए वह सब अयान की आंखों का रंग नहीं देख पाते। ज्ञान की बात सुनकर अयान अपने आप को शांत करता है और अपनी शक्ति को अपने अंदर वापस लेता है, और फिर मुड़कर अमर की तरफ देखता है और कहता है, देखो अमर, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मुझे जाने दो। अयान की बात सुनकर अमर कहता है, लड़ना नहीं चाहता या लड़ नहीं सकता। यह सुनकर जय कहता है, अमर तुझे भी पता है कि भाई का स्तर अभी तुझे काम है, इसलिए वह तो तुमसे नहीं लड़ सकते, अगर भाई का स्तर तेरे जितना होता तो वह तुझे आराम से हरा देते। अमर कहता है, इसमें मैं क्या करूं, इसने तो मुझे 2 साल पहले ही मार्शल आर्ट की अभ्यास शुरू कर दिया था, फिर भी इतने पीछे, इसमें मेरी गलती थोड़ी है, या फिर यह योद्धा बनने के लिए बना ही नहीं है। और यह कहकर अमर फिर से हंसने लगता है। अमर की बात सुनकर अयान कहता है, यह मैं तुम्हें बहुत जल्दी बता दूंगा कि मैं योद्धा बनने के लिए बना हूं या नहीं। यह सुनकर अमर कहता है, अच्छा ठीक है, तो फिर हम एक शर्त लगाते हैं। अयान पूछता है, शर्त कैसी शर्त? जैसा कि तुम्हें पता है, हर 5 साल में दिव्या तालाब के दरवाजे खुलते हैं, उससे 1 महीने पहले दिव्या तालाब की प्रतियोगिता होती है, जिसमें जीतने वाले को दिव्या तालाब के अंदर साधना करने का मौका मिलता है। दरअसल अकादमी के अंदर एक गुफा है, जिसमें एक छोटा सा तालाब है, उस तालाब के अंदर कोई साधन करता है
तो उसकी साधना की रफ्तार दुगनी हो जाती है। इस गुफा के दरवाजे हर 5 साल में एक बार खुलते हैं और उसे 1 महीने पहले अकेडमी एक प्रतियोगिता करवाती है, जिसमें जीतने वाले व्यक्तियों को अलग अलग इनाम, और जो इस प्रतियोगिता में प्रथम यानी कि पहले स्थान पर आता है उसे इस गुफा के अंदर जाने का मौका मिलता है। दरअसल इस गुफा में एक बार में केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है, इसलिए एकेडमी अपने सबसे अच्छे योद्धा का चुनाव करके उसे गुफा के अंदर भेजती है ताकि वह और ज्यादा शक्तिशाली और अच्छा योद्धा बन सके। यह गुफा हर 5 साल में सिर्फ 7 दिन के लिए ही खुलती है, इसलिए एकेडमी यह परीक्षा करवाती है। जैसे ही जय अमर की बात सुनता है वह कहता है, यह क्या बोल रहा है, तुम्हारा स्तर पहले से ही भाई से बहुत ज्यादा है और भाई का स्तर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। अगर भाई कुछ करके तुम्हारे स्तर तक पहुंच भी गए तो इन 2 सालों में तुम और ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। तुम जानबूझकर ऐसी शर्त लगा रहे हो जिसमें तुम ही जीतो। जय यह कह ही रहा था, इतने में अयान कहता है, रुको जय, और फिर वह अमर से कहता है, ठीक है मैं तैयार हूं, शर्त के नियम क्या है बताओ। अयान की बात सुनकर जय कहता है, पर भाई, लेकिन अयान उसे हाथ बात कर रोक देता है और अमर से कहता है, बताओ शर्त के नियम क्या है। अमर अयान की बात सुनकर कहता है, मैं राजकुमार से यही उम्मीद थी, शर्त के नियम बहुत ज्यादा सरल हैं, जो भी प्रथम स्थान पर आएगा वह जीतेगा और जो भी हारेगा उसे दूसरे का नौकर बनकर रहना पड़ेगा। जय अमर की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अमर तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अयान जय को बीच में रोक कर कहता है, ठीक है मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, और जय को वहां से लेकर निकल जाता है। जैसे ही अयान वहां से जाता है अमर कहता है, मुझे कब से ऐसे मौके की तलाश थी, हर बार तुझे कोई बचा ही लेता था, पर अब इस बार तूने अपने हाथों से खुद मुझे मौका दिया है। भले ही मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पर इतना इंतजार तो मैं तेरे लिए कर ही सकता हूं, उसके बाद मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। दूसरी तरफ जय अयान से कहता है, भाई आपको पता है ना, उसने आपको अपनी बातों में फंसाया है और आप फिर भी उसकी शर्त के लिए मान गए। यह सुनकर अयान जय से पूछता है, जय क्या तुझे मुझ पर भरोसा है। यह सुनकर जय कहता है, भाई आप यह कैसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं अपने आप से ज्यादा आप पर भरोसा करता हूं, पर यह बात तो आपको भी पता है कि आपका स्तर अभी बहुत ज्यादा कम है। उसे अयान कहता है, तो चिंता मत कर, मैं उसे जरूर हराऊंगा, और यह कहकर वह उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। चैप्टर 6। अयान अमर से शर्त लगाकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद वह सीधा अभ्यास स्थल पर जाकर अपनी थंडर 5 तकनीक का अभ्यास करने लगता है। उसे अभ्यास करते करते शाम हो जाती है, पर वह एक भी बार ठंड 5 का इस्तेमाल करने में कामयाब नहीं होता, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और शाम होते ही खाना खाने के बाद अपने कमरे में आ जाता है। लगभग दिन भर हो गया मुझे तकनीक का अभ्यास करते हुए, पर मैं एक बार भी तकनीक को सक्रिय नहीं कर पाया, इसका क्या कारण हो सकता है। ज्ञान बाहर आओ। यह सुनते ही ज्ञान लॉकेट से बाहर आता है और खिला है। क्या हुआ, अयान कहता है, तुम्हें तो पता ही है मैं आज दिन भर से तकनीक का प्रयास कर रहा था, पर मैं एक बार भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया, ऐसा क्यों है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। ज्ञान कहता है, तुम बहुत जल्दी में हो, इसी कारण तुम तकनीक को सक्रिय नहीं कर पा रहे हो। अयान कहता है, बातों को घूमना बंद करो, सीधे सीधे बताओ क्या कारण है। यह सुनकर ज्ञान कहता है, कई कारण है। एक तो तुम्हारा स्तर इतना कम है और ऊपर से तुम लेवल 1 की उच्च स्तर की तकनीक का अभ्यास कर रहे हो और तुम्हारा अपनी मूल शक्ति पर भी पूरी तरीके से काबू नहीं है। तुम्हें याद है आज सुबह जब हमारे ने तुम्हें अक्षय था तो गुस्से में तुम अपनी असली मूल शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे थे, भूल गए। तुम्हारी आंखें बैगनी रंग की हो गई थी। अगर मैं तुम्हें याद नहीं दिलाता तो तुम अपनी शक्ति के बारे में आज सबको बता देते। पहले तुम्हें साधना करके अपने स्तर को बढ़ाना होगा और साथ साथ अपनी मूल शक्ति पर भी काबू करना सीखना होगा, तभी तुम सही से अलग अलग तकनीक को सीख पाओगी। यह सुनकर अयान कहता है, ठीक है तो मैं अभी साधना करने बैठ जाता हूँ। अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, साधना करने तो तुम बैठ जाना, पर तुम एक चीज के बारे में भूल रहे हो। अयान कहता है,
कौन सी चीज तुमने अमर के साथ शर्त तो लगा ली, पर तुम उसे जीतोगे कैसे? क्योंकि भले ही तुम अब अभ्यास करना शुरू क्यों ना कर दो, पर इन 2 सालों में अमर का स्तर तुमसे ज्यादा ही होगा। भले ही तुम अपनी असली मूल शक्ति का इस्तेमाल करके भी लड़े, तुम उसे अच्छी खासी टक्कर तो दे पाओगे, पर फिर भी तुम उसे हार नहीं पाओगे, क्योंकि जहां तक मुझे पता है अभी वह मनोस्तर के 4थे सितारे पर है, और अगर वह इसी तरह साधना और प्रशिक्षण करता रहा तो लगभग 2 सालों में वह यक्ष स्तर पर पहुंच जाएगा। और तुम अगर अब साधना करना शुरू करो तो तुम 2 सालों में लगभग मनोस्तर के 8वें या 9वें सितारे पर ही पहुंच पाओगे। तुम्हारा उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और जिस हिसाब से तुम प्रशिक्षण कर रहे हो मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम हार ही जाओगे। समझे? क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? यह सुनकर अयान कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम जो कह रहे हो वह सब ठीक है, पर अब मैं दिन रात मेहनत करूंगा और उसे जरूर हराऊंगा। यह सुनकर ज्ञान कहता है, तुम्हारा विश्वास तो बहुत अच्छा है, पर फिर भी तुम्हारा उसे हराना बहुत मुश्किल है। तुम्हें यहाँ दिमाग से काम लेना होगा। अयान, ठीक है ज्ञान, तो तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? तुम्हारे अंदर मेहनत करने का जज्बा तो है, पर तुम उसे गलत जगह लगा रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रशिक्षण दे सकता हूं, जिससे तुम बहुत जल्दी इस स्तर तक पहुंच जाओगे जिस स्तर तक अमर है, और साथ ही साथ में जिस तरह का प्रशिक्षण तुम्हें दूंगा उसे हो सकता है तुम उससे भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाओ, और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि तुम यहाँ के सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा बन जाओ। जैसे ही अयान ज्ञान की बात सुनता है वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या सही में ज्ञान ऐसा हो सकता है कि मैं 2 सालों में अमर या उससे भी आगे के स्तर पर पहुंच सकता हूं? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, पर तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, और जैसा प्रशिक्षण मैं तुम्हें दूंगा उसे तुम्हें सही से लेना होगा। यह सुनकर अयान कहता है, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा और बहुत ज्यादा मेहनत साधना और प्रशिक्षण करूंगा। ठीक है यार, मैं तुम्हें प्रशिक्षण जरूर दूंगा। अब से तुम मुझे गुरुदेव कह सकते हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें प्रशिक्षण जो देने वाला हूं। ज्ञान की यह बात सुनकर अयान कहता है, ठीक है ज्ञान गुरुदेव, अब से मैं आपको ज्ञान गुरुदेव कहूंगा। ठीक है। यह सुनकर ज्ञान कहता है, ज्ञान गुरुदेव नहीं, सिर्फ गुरुदेव। ठीक है ज्ञान गुरुदेव, मैं आपसे आपको सिर्फ ज्ञान गुरुदेवी कहूंगा। यह सुनकर ज्ञान कहता है, अरे रहने दो, तुम मुझे क्या नहीं बुलाना। यह सुनकर अयान बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था ज्ञान। ठीक है तो बताओ तुम मेरा प्रशिक्षण कब से शुरू करोगे? यह सुनकर ज्ञान कहता है, प्रशिक्षण तो मैं शुरू कर दूंगा, पर यहाँ नहीं कर सकते, हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। अयान कहता है, कहीं और? पर क्यों, यहाँ क्यों नहीं? यह सुनकर ज्ञान कहता है, मैं तुम्हें कुछ ऐसा वैसा प्रशिक्षण नहीं देने वाला, और वह यहाँ दे भी नहीं सकता, इसलिए हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा जहाँ सिर्फ तुम हो, जहाँ तुम्हें परेशान करने वाला और कोई ना हो, और तुम पूरा मन लगाकर साधना और प्रशिक्षण कर सको। पर इसके लिए तो मुझे अकादमी से छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल की छुट्टी मुझे आचार्य कैसे देंगे? यह सुनकर ज्ञान कहता है, अब यह तुम्हारी परेशानी है, प्रशिक्षण चाहिए तो छुट्टी तो लेनी पड़ेगी। एक और बात, सिर्फ प्रशिक्षण और साधना करके 2 साल में तुम अपना स्टार इतनी तेजी से नहीं बढ़ा पाओगे। हमें तुम्हारी प्रशिक्षण के लिए कुछ गोलियां या दवाइयां की सहायता भी लेनी पड़ेगी, जिससे तुम्हारा स्तर बढ़ाने में हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ज्ञान कहता है, पर किस तरह की गोलियां या दवाइयां? यह बात सुनकर ज्ञान कहता है, यह तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास तकनीक के साथ साथ ऐसी गली और दवाइयां का नुस्खा भी है जो तुम्हारा स्तर बढ़ाने में मदद करेंगी। ज्ञान आगे कहता है, आयाम तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हें मुझसे गुरु मिलने जा रहा है, जिसके पास किसी चीज की भी कमी नहीं है। तुम्हें अपने आप को खुशनसीब मारना चाहिए। ज्ञान की यह सारी बातें सुनकर अयान कहता है, खुशनसीब? अरे मैं अपने आप को सबसे ज्यादा कुछ नसीब मान रहा हूं जो ज्ञान तुम मुझे मिले। और यह कहकर अयान ज्ञान को पढ़कर अपने सीने से लगा लेता है। ज्ञान कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, इतना ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात आगे सुनो। मेरे पास दवाइयां और गोलियों के नुस्खे तो हैं, पर ना तुम उन्हें बना सकते हो और ना में हमें उन्हें बनवाने के लिए एक पिल मास्टर की जरूरत पड़ेगी। अयान कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे राज्य में बहुत सारे पिल मास्टर्स हैं, हम उनसे यह दवाइयां बनवा सकते हैं। आयरन की यह बात सुनकर ज्ञान कहता है,
तुम अपना दिमाग लगाना कब सीखोगे? दवाई या गोली के नुस्खे को सिर्फ एक बिल मास्टर ही पढ़ सकता है या उसे छापकर कहीं और लिख सकता है। कोई साधारण योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। अगर हमें गोलियां और दवाई बनवानी है तो मुझे उसे पिल मास्टर के सामने आना पड़ेगा जो हमारे लिए यह दवाइयां बनाने वाला है। मेरे अंदर लिखा नुस्खे को देखकर ही वह यह दवाइयां बन पाएगी। और तुम्हें पता ही है मैं हर किसी के सामने नहीं आ सकता। क्या अब तुम बात की गंभीरता को समझे? ज्ञान की बात सुनकर अयान कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है, ज्ञान, क्या हम किसी ऐसे पिल मास्टर को नहीं ढूंढ सकते जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं और वह हमारे बारे में किसी को ना बताएं? ज्ञान कहता है, ऐसा हो तो सकता है, पर ऐसा पिल मास्टर हमें मिलेगा कहाँ? क्योंकि हर कोई व्यक्ति योद्धा मुझे पाना चाहता है, क्योंकि मेरे अंदर कहीं तकनीक है और अलग अलग दवाई के नुस्खे और इसी के साथ साथ अलग अलग हथियारों को बनाने के तरीके भी लिखे हैं। मैं कोई साधारण किताब नहीं हूं। हम इतना बड़ा खतरा तो नहीं ले सकते। अगर किसी लालची व्यक्ति को मेरे बारे में पता लग गया तो वह मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शायद वह तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दे या शायद वह तुम्हें मार ही दे। क्या तुम इतना बड़ा खतरा ले पाओगे? ज्ञान की बात सुनकर आयाम कहता है, तुम कह तो सही रहे हो, ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है, पर मेरी नजर में कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, कौन है वह? मुझे बताओ, क्या हम उसे पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वह एक बहुत अच्छा इंसान है और हमें कभी धोखा नहीं देंगे। अयान की यह बात सुनकर ज्ञान कहता है, ठीक है, पर इस बारे में और अच्छे से सोच लेना। अयान कहता है, ठीक है। इसके बाद ज्ञान कहता है, ठीक है, तो तुम अब साधना करने बैठ जाओ। कल तुम अकादमी से छुट्टी लेने का कोई तरीका ढूंढ लेना, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। यह सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है और साधना करने बैठ जाता है। ज्ञान भी अयान के लॉकेट के अंदर चला जाता है। चैप्टर 7। अयान ज्ञान की सारी बातें सुनकर अपनी साधना करने बैठ जाता है। अगले दिन जैसे ही अयान उठना है वह वहां से सीधा आचार्य जयदेव के पास पहुंचता है। आचार्य जयदेव अकादमी के प्रमुख में से एक थे जो कि योद्धाओं को प्रशिक्षण दिया करते थे। जैसे ही आचार्य जयदेव के पास पहुंचता है, आचार्य जयदेव उसे देखकर कहते हैं, क्या हुआ अयान, आज इतनी सुबह यहाँ कुछ हुआ है क्या? नहीं आचार्य, कुछ हुआ नहीं है, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अयान यह कह ही रहा था तभी गुरुदेव कहते हैं, कहीं तुम मुझे यह बताने तो नहीं आए कि तुम्हारा एक सितारा बढ़ गया है? क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि तुम तीसरे से चौथे सितारे पर आ गए हो। अयान कहता है, नहीं गुरुदेव, दरअसल मुझे आपसे कुछ और काम है। आचार्य जैसे ही अयान की बात सुनते हैं वह थोड़ा सा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था अयान का एक सितारा बढ़ गया है। वह उसे ही बताने आया होगा, क्योंकि अयान बहुत समय से तीसरे सितारे पर ही अटका था और अब वह चौथे से सितारे पर आ गया है। उन्हें अयान का एक सितारा बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं लगी, क्योंकि उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता था, तो उन्हें लगा कि अब बढ़ गया होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अयान की पूरी बात सुनी कि उसे उनसे कुछ और काम है, तब वह थोड़ा सा चौंक जाते हैं और अयान से कहते हैं, काम? कैसा काम बताओ? अयान कहता है, दर्शन गुरुदेव, मुझे कुछ समय की छुट्टी चाहिए। अयान की पूरी बात सुने बिना आचार्य जयदेव कहते हैं, छुट्टी? हाँ, तुम चाहो तो 2-4 दिन की छुट्टी ले लो और अपने राज्य, अपने महल जाकर अपने माता पिता से मिल सकते हो जाओ और उन्हें यह खुशखबरी भी दे सकते हो कि तुम्हारा एक सितारा बढ़ गया है। इसमें कोई समस्या नहीं है। आचार्य, असल में मुझे 2-4 दिन की नहीं 2 साल की छुट्टी चाहिए। जैसे ही अयान अपनी बात पूरी करता है, आचार्य यह सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, 2 साल की छुट्टी पर तुम्हें इतनी लंबी छुट्टी क्यों चाहिए? अयान, वैसे भी तुम्हारा स्टार इतने धीरे धीरे बढ़ता है, अगर तुमने 2 साल की छुट्टी अकादमी से ले ली तो तुम्हारा उत्तर यही के यही अटका रह जाएगा। और आखिर तुम्हें इतनी लंबी छुट्टी चाहिए क्यों? क्या कुछ हुआ है? अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। दरअसल आचार्य, मैं अब खुद से प्रशिक्षण करना चाहता हूं और यहां से कहीं दूर अकेले में जाकर प्रशिक्षण करना चाहता हूं, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। आचार्य अयान की यह बात सुनकर और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं,
खुद से प्रशिक्षण। अयान, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्योंकि मैं इतने सोचों में मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। हम अकादमी में यहाँ इतने सारे गुरु हैं और तुम खुद से प्रशिक्षण के लिए कहीं बाहर जा रहे हो। यह सुनकर अयान कोई जवाब नहीं दे पाता और चुप हो जाता है और अपने मन में सोचता है, अब इन्हें मैं क्या जवाब दूं? क्या ज्ञान के बारे में मैंने बता दूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। अयान अपनी सोच में डूबा ही था, इतने में उसे ज्ञान की आवाज आती है, अरे भाई, तुम अपनी बात मनमान में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो ना, तुम्हें ठीक से बहाना बनाना आता है। अब मुझे ही तुम्हारी मदद करनी होगी। आगे ज्ञान कहता है, अब अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे दिमाग में कुछ शब्द डाल दिए हैं, वही कहानी गुरुदेव को सुना दो, समझे। अयान जैसा ज्ञान ने कहा था वैसा ही करता है और अपनी आंख बंद करता है। तभी उसे अपने मन में कुछ शब्द दिखाई देते हैं और फिर वह आंखें खोलकर आचार्य से कहता है, दरअसल आचार्य, आपको तो पता ही है कि मैं स्तर कितने धीरे धीरे बढ़ता है, और आपको यह भी पता होगा, जिस दिन मैं अपना स्तर की जांच करवाने आपके पास आया था उसी दिन मैं रात भर गायब था। अयान की बात सुनकर आचार्य जयदीप कहते हैं, हाँ, फिर मुझे बाद में जाने बताया था कि तुम जंगल में ही सो गए थे। दरअसल आचार्य, मैंने जैसे और आपसे झूठ बोला था, मैं उसे दिन जंगल में सोया नहीं था। दरअसल मैं जंगल में गया था, तब मुझे वहां एक व्यक्ति मिले थे, वह बहुत ही ज्यादा उच्चतर के योद्धा लग रहे थे। मैंने उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का हल कर सकता हूं। यह सुनकर पहले तो मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने मुझे अपनी समस्या का इलाज बताया तो जिसका परिणाम गुरुदेव आप भी देख रहे हैं, उसी रात को मेरा यह चौथा सितारा बढ़ गया था। इसीलिए उनके साथ मैं प्रशिक्षण के लिए जाना चाहता हूं, पर उनकी शर्त है कि मुझे उनके साथ उनके ही क्षेत्र में जाना होगा। अयान की बात सुनकर गुरुदेव थोड़ी देर सो में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं, अयान, तुम्हारी बात सही है, पर मुझे बताओ उसे व्यक्ति ने तुम्हारी मदद क्यों की? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, कोई भी व्यक्ति किसी की मदद बिना किसी कारण के नहीं करता। यह सुनकर अयान कहता है, गुरुदेव को बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं है। उसके बाद अयान आगे कहता है, दरअसल गुरुदेव, मैं भी उनसे यह पूछा था, उन्होंने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ यह कहा कि वह मुझे अपना शिष्य बनना चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव, क्या आप मुझे छुट्टी दे सकते हैं? यह सुनकर गुरुदेव थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें छुट्टी देने के लिए तैयार हूं, पर पहले मैं उनसे मिलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही किसी के भी साथ जाने नहीं दे सकता। एक तो तुम यहाँ के राजकुमार हो और ऊपर से अगर वह किसी दूसरे राज्य का कोई गुप्तचर या जासूस हुआ तो तुम खतरे में पड़ सकते हो। गुरुदेव की यह बात सुनकर अयान अपने मन में कहता है, गुरुदेव, आप इतने ज्यादा समझदार क्यों हैं? नहीं गुरुदेव, वह किसी दूसरे राज्य के गुप्तचर या जासूस नहीं हो सकते। मुझे उन पर विश्वास है। गुरुदेव, मेरे विश्वास का कारण है, जब मैं उनके पास था तो मुझे उनसे अपनेपन वाली भावना महसूस हो रही थी। इसलिए गुरुदेव, कृपा करके मुझे छुट्टी दे दें और यहाँ से जाने दे। रही गुप्तचर और जासूस वाली बात, तो वह गुप्तचर या जासूस हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब मैं उनके पास था तो मुझे उनके पास से पिताजी जितनी शक्ति महसूस हो रही थी, और आपको तो पता ही है कि हमारे राज्य में पिताजी के अलावा इतनी शक्तिशाली केवल आप और हमारे प्रमुख आचार्य हैं, और बाकी इस ग्रह पर दूसरे राज्यों के राजा और उनके कुछ लोग ही हैं, और वह लोग तो गुप्तचर बनाकर यहां नहीं आएंगे। अयान की बात सुनकर आचार्य कहते हैं, तुम कह तो ठीक रहे हो, परंतु फिर भी एक बार फिर से विचार कर लो। यह बात सुनकर अयान कहता है, गुरुदेव, मैं बहुत ज्यादा विचार करके ही इस बारे में आपसे बात की है, और मुझे पता है कि इस अकादमी में सिर्फ आप और जय ही ऐसे हैं जिन्हें मेरी चिंता होती है। पर गुरुदेव, आप चिंता ना करें, मैं जब वापस आऊंगा तो मैं आपको भी चौंक दूंगा, आपको एक दूसरा ही अयान देखने को मिलेगा। अयान की बात सुनकर आचार्य कहते हैं, ठीक है, जब तुम इतना का ही रहे हो तो मैं तुम्हें अकादमी से छुट्टी की इजाजत दे देता हूं, लेकिन तुम्हें इन 2 सालों में लौटकर आना होगा, समझे। और मुझे तुम्हारे और अमर के बीच लगी शर्त के बारे में पता चल गया है, तो अब मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, और मैं अपने पूरे मन से चाहता हूं कि उसे शर्त को तुम ही जीतो। गुरुदेव की बात सुनकर अयान कहता है,
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ही जीतूंगा। और फिर वह गुरुदेव के पैर छूकर वहां से निकल लगता है। गुरुदेव, मैं जय को इस बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ। अगर मैंने उसे बताया तो फिर उसे भी समझने में मेरा बहुत समय निकल जाएगा, तो क्या आप उसे संभाल सकते हैं? अयान की यह बात सुनकर गुरुदेव कहते हैं, ठीक है, उसकी चिंता तो मत करो, पर क्या तुमने महाराज से पूछ लिया है? और महारानी जी से यह बात सुनकर अयान कहता है, मैं यहाँ से सीधा महल की तरफ ही जा रहा हूँ और उन्हें वहां से सूचित कर कर आज ही निकल जाऊंगा। गुरुदेव कहते हैं, ठीक है अयान, अपना ध्यान रखना। उसके बाद आए अकादमी से निकल जाता है और महल की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही आयाम महल में पहुंचता है, वह सीधा महामंत्री सूर्यसेन के पास जाता है। महामंत्री सूर्यसेन अपने कक्ष में बैठे हुए थे। जैसे ही वह देखते हैं कि उनके कक्ष में राजकुमार अयान आ रहे हैं, वह उन्हें देखकर चौंक जाता है और अपने स्थान से खड़ा होकर कहता है, प्रणाम राजकुमार अयान, आप यहाँ कैसे? आप तो अकादमी में प्रशिक्षण के लिए गए थे। अयान कहता है, महामंत्री, हम अभी आपको कुछ नहीं बता सकते, क्या आप हमारे 2 कार्य कर सकते हैं? अयान की बात सुनकर महामंत्री कहते हैं, जी राजकुमार, अगर वह कार्य हम कर सकते हैं तो आपके लिए हमें कार्य करके बहुत खुशी होगी। आप बताइए, आपको कैसी सहायता चाहिए? सेनापति की बात सुनकर अयान अपने कपड़ों में से एक कागज निकलता है और कहता है, आप इसे महाराज और महारानी जी को दे देना। और दूसरा कार्य, क्या आपके पास अभी 2 लाख सोने के सिक्के हैं? हमें अभी चाहिए, अगर आपके पास है तो आप हमें जल्दी दे दीजिए। अयान की बात सुनकर पहले तो महामंत्री चौंक जाते हैं, क्योंकि 2,000,000 सोने के सिक्के बहुत ज्यादा होते थे, पर उन्होंने ज्यादा ना सोचते हुए अयान को सोने के सिक्के लाकर दे देते हैं। उसके बाद अयान कहता है, महामंत्री, अब हम निकल रहे हैं, आप यह चिट्ठी थोड़ी देर जाकर माँ और पिताजी को दे देना। अब हम चलते हैं। और अयान वहां से निकल जाता। अयान की बात सुनकर महामंदिर कहते हैं, राजकुमार रुकिए तो, पर आप जा कहाँ रहे हैं? राजकुमार वहीं से चिल्लाकर कहता है, आप बस हमारा संदेश माँ और पिताजी को दे देना। उसके बाद अयान महल से बाहर निकल जाता है। चैप्टर 8। अकादमी से बाहर निकलकर अयान महल में जाता है और वह वहां महामंत्री को अपना संदेश देकर उनसे 2 लाख सोने के सिक्के लेकर महल से भी निकल जाता है। महल से निकलते ही अयान वहां से जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ महाराज और महारानी अपने कक्ष में बैठे हुए थे। तभी वहां एक सैनिक आता है और उनसे कहता है, महाराज आपसे महामंत्री मिलना चाहते हैं। महाराज कहते हैं, इस समय ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। महामंत्री कक्षा में आते ही महाराज और महारानी को प्रणाम करते हैं। महाराज पूछते हैं, क्या हुआ महामंत्री, आप हमसे इस समय क्यों मिलना चाहते हैं? महामंत्री कहते हैं, दरअसल महाराज, राजकुमार हमारे पास आए थे। महामंत्री की बात सुनकर महारानी कहती है, क्या अयान आया था, कहाँ है वो? महारानी की बात सुनकर महामंत्री कहते हैं, जी महारानी, राजकुमार आए थे, पर वह रुक नहीं। 2 लाख सोने के सिक्के लेकर वह यहाँ से चले गए, परंतु जाने से पहले वह आपके लिए एक संदेश छोड़कर गए हैं। जैसे ही महाराज महामंत्री की बात सुनते वह कहते हैं, कैसा संदेश, बताइए हमें। महाराज की बात सुनकर महामंत्री वही कागज जो अयान ने महामंत्री को दिया था वह महाराज को दे देता है। महाराज जैसे ही वह पत्र पढ़ते हैं वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। महारानी जैसी ही देखते हैं कि महाराज उदास से लग रहे हैं, मैं पूछती हैं, क्या हुआ महाराज, अयान ने क्या लिखा है पत्र में, हमें भी बताइए। यह सुनकर महाराज पत्र महारानी की तरफ बढ़कर कहते हैं, आप ही पढ़ लीजिए। महारानी महाराज से वह पत्र लेकर पढ़ते हैं। पत्र में लिखा था, माँ पिताजी, आप दोनों को तो पता ही है कि मेरा स्तर कितने धीरे धीरे बढ़ता है, इस कारण आप दोनों का भी बहुत ज्यादा मजाक बनता है। आपका बड़ा पुत्र होने के कारण मुझे जितना अच्छा योद्धा होना चाहिए था मैं उतना अच्छा योद्धा नहीं हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे एक व्यक्ति मिले हैं, उनके बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, पर मैं उनके साथ प्रशिक्षण लेने के लिए 2 साल के लिए यहाँ से दूर जा रहा हूँ। आपसे मिलकर ना जाने के कारण मुझे क्षमा कर देना। मुझे पता है अगर मैं आप दोनों से मिलने आता तो पिताजी तो शायद मुझे चले जाने देते, पर माँ आप मुझे कभी नहीं जाने देती, इसलिए मैंने यह पत्र भेजा है। मुझे क्षमा करना, मैं आचार्य जयदेव को अच्छे से सब कुछ बता दिया है। अगर आपको और कुछ जानना है
तो आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं यहाँ सुरक्षित रहूंगा, आप दोनों भी अपना ध्यान रखना। जब मैं 2 साल बाद आऊंगा तो मैं अभी से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होकर ही लौटूंगा। पत्र को पढ़कर महारानी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह कहती हैं, महाराज आपको उसे ढूंढना होगा, पता नहीं कहाँ चला गया है हमारा बेटा। महाराज कहते हैं, महारानी अपने आप को संभालिए, हमारा पुत्र अपनी परेशानियों से भाग नहीं रहा है बल्कि उनका सामना करने के लिए जा रहा है। हमें यह पत्र को पढ़कर हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई कि वह अपने प्रशिक्षण के लिए हमसे 2 साल तक दूर रह सकता है और वैसे भी उसने कहा है कि वह सुरक्षित रहेगा। आपको उसकी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें उस पर पूरा भरोसा है कि जब वह लौटेगा तो जैसा उसने कहा है कि वह एक शक्तिशाली योद्धा बनकर लौटेगा। क्या महारानी आप नहीं चाहती कि अयान एक शक्तिशाली योद्धा बने और उसका कोई मजाक ना उड़ आए और आगे जाकर उसे साम्राज्य को भी संभालना है? इसलिए हमें लगता है उसने जो किया है वह ठीक ही किया है। हमें भी उसके जाने का दुख है, परंतु उससे ज्यादा हमें इस बात की खुशी है कि वह समझता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। महाराज, हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि हमें दुख हो रहा है, लेकिन कम से कम वह हमसे एक बार मिलकर तो जा सकता था। महारानी, एक बार आप खुद से पूछिए, अगर वह आपसे मिलने आता और यह कहता कि वह 2 साल के लिए जा रहा है तो क्या आप उसे जाने देती? बताइए, आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारा पुत्र हमारे लिए इस राज्य के लिए गया है। यहाँ दूसरी तरफ अयान राजधानी के बाहर आ चुका था और एक जंगल के रास्ते एक दिशा की तरफ लगातार बढ़ते जा रहा था। तभी ज्ञान अयान से कहता है, अयान तुम्हें एक बार तो अपने माता पिता से मिल ही लेना चाहिए था। अयान कहता है, मैं भी उनसे मिलना चाहता था, पर अगर मैं उनसे मिलने जाता तो शायद वह मुझे प्रशिक्षण के लिए जाने ही नहीं देते। तुमने देखा ही था कि आचार्य ने भी मुझे कितने सवाल जवाब किए थी। बात तो तुम्हारी सही है, तुम जितने बुद्धू दिखते हो उतने हो नहीं। हाँ, आप ही तो ज्ञानी महाराज हैं, एक आपके अलावा तो यहाँ सब बेवकूफी हैं। अच्छा ज्ञान, अब एक बताओ, तुमने मुझसे इतने सारे सोने के सिक्के लेने को क्यों कहा? हम तो प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं, कहीं घूमने थोड़ी जा रहे हैं। लो, मैं अभी अभी तुम्हारी तारीफ की थी और अब तुम ऐसी बातें करते हो जिसे सुनकर मुझे तुम्हें मूर्ख कहना पड़ेगा। ठीक है, ठीक ज्ञान आचार्य, अब आप बताएंगे कि हमने इतने सारे सिक्के क्यों लिए हैं। शायद तुम भूल गए, मैंने तुम्हें बताया था कि हमें तुम्हारे प्रशिक्षण के लिए कई गोलियां और दवाइयां बनानी पड़ेगी और वह फ्री में नहीं बनती है। उनके लिए जड़ी बूटियां लेनी पड़ती हैं जो कि सोने के सिक्कों से आती है, समझे? अयान कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद ज्ञान अयान से पूछता है, एक बात बताओ अयान, हम जा कहाँ रहे हैं? क्या हम जिस पिल मास्टर के पास जा रहे हैं तुमने उस बारे में सोच लिया है? क्या हम उसे पर पूरा भरोसा कर सकते हैं? हाँ ज्ञान, कितनी बार पूछोगे और मैं कितनी बार तुम्हें जवाब दूं? मैंने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है और जहां हम जा रहे हैं प्रशिक्षण के लिए वह जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि तुमने कहा कि हमें प्रशिक्षण के लिए कोई शांत जगह ढूंढनी है। और जहां यह मास्टर रहते हैं वह एक पर्वत है जो कि हमारे राज्य की सीमा पर स्थित एक गांव के बगल में तिलिस्मी जानवरों का एक जंगल है। इस जंगल में यह पर्वत भी स्थित है। क्या अब तुम्हें समझ में आया? लगता है आप तो इन फिल्म मास्टर से मिलना ही पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, जब यह इतना ज्यादा छुप कर रहते हैं तो तुम इससे कब और कैसे मिले? अयान कहता है, यह एक बहुत लंबी कहानी है। दरअसल जब मैं 8 साल का था तो पिताजी के साथ अपने राज्य की सीमा को देखने गया था। तभी मैं जंगल की तरफ जाने की जिद करता हूं, पर तब वहां पिताजी नहीं थे, इसलिए मैं अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर वहां से जंगल की तरफ चला जाता हूं। जंगल में हम बहुत अंदर तक पहुंच जाते हैं और हम सबके ऊपर एक उच्च स्तर का तिलिस्मी जानवर हमला कर देता है और वह सब सैनिकों को मार देता है। जैसे ही वह मेरी तरफ आता है मुझे लगा था कि आज मेरा आखिरी दिन है, पर जैसे ही वह मेरी तरफ बढ़ता है वहां एक आदमी आ जाता है और वह उसे जानवर को वहां से भगा देते हैं। दरअसल जो आदमी मुझे बचाने आए थे वह यही पिल मास्टर हैं। उसके बाद वह मुझे लेकर अपने पर्वत पर चले गए
उसके बाद मैं लगभग 1 महीने उनके साथ रहा था, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ बताई थी और सिखाई थी। मुझे उनके साथ रहने पर बहुत अच्छा लगने लगा था और वह भी मुझे अपना पोता मानने लगे थे। फिर एक दिन जंगल में कुछ सैनिक मुझे ढूंढते हुए आए और उन्होंने उन्हें देख लिया। तब वह मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैंने कहा आप भी चलिए, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता। मुझे छुप कर रहना ही पसंद है और तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। और उन्होंने मुझे यह भी कहा था कि मुझे उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी, मैं उनके पास जा सकता हूँ। इतना कहकर अयान अपने हाथ की मुट्ठी को खोलकर उस तरफ देखता है जिसमें एक सीटी रखी हुई थी। उस सीटी को देखकर वह मुस्कुरा देता है और फिर उसे सीटी को अपने लॉकेट में रख लेता है। ज्ञान अयान की बात सुनकर कहता है, वह तो इसलिए तुम उन पर इतना ज्यादा विश्वास करते हो, पर फिर भी सोच लो अगर उन्होंने धोखा दे दिया तो क्या करोगे? अयान कहता है, ज्ञान तुम कितने ज्यादा शक करते हो, वह ऐसा नहीं करेंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। तुम उनसे मिलोगे तब तुम खुद ही समझ जाओगे। अयान के सफर को अब लगभग 3 दिन हो गए थे और वह उसी गांव के पास जंगल की सीमा पर पहुंच गया था। ज्ञान कहता है, हम यहां तक तो आ गए हैं, तुम्हें कोई समस्या नहीं हुई, पर तुमने कहा था कि इस जंगल में तिलिस्मी जानवर रहते हैं और तुम इतनी ज्यादा कमजोर हो कि एक पहले स्तर के जानवर से भी नहीं लड़ सकते। अब हम आगे कैसे जाएंगे? यह सुनकर अयान कहता है, चिंता मत करो, इसका भी मेरे पास इंतजाम है। उसके बाद वह अपने लॉकेट से वही सीटी बाहर निकलता है और उसे 3 बार बजाता है। ज्ञान कहता है, अयान तुम यह क्या कर रहे हो? तभी अयान कहता है, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद वहां पर हवा में एक बहुत बड़ा चील दिखाई देता है। अयान कहता है, ज्ञान देखो, हो गया हमारी सवारी का इंतजाम। यह द्रोणा है, उन्हीं पिल मास्टर का पालतू तिलस्मी जानवर। यह सुनकर ज्ञान कहता है, अब तो इनसे मिलन की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। और उसके बाद अयान उसे चील पर बैठकर वहां से निकल जाता है और कहता है, यहां से होगी मेरे नए सफर की शुरुआत। चैप्टर 9। अयानन चलते चलते तिलिस्मी जानवरों के जंगल के बाहर पहुंच जाता है। उसके बाद वह एक सीटी को बजाकर पिल मास्टर के पालतू चील को बुलाता है और उस चील पर बैठकर वहां से आगे बढ़ने लगता है। अयान उसे चिल पर बैठकर तिलिस्मी जानवरों के क्षेत्र को पार करते हुए एक पर्वत पर उतरता है। ज्ञान अयान से कहता है, अयान क्या तुमने सोच लिया है? अयान कहता है, हाँ चलो। उसके बाद ज्ञान कहता है, ठीक है चलो, अब देखेंगे जो होगा। उसके बाद अयान उस पर्वत पर बने एक घर के अंदर चला जाता है। घर पूरा लड़कियों से बना हुआ था और घर के आसपास एक बागीचा था जिसमें कई अलग अलग जड़ी बूटियों और फूल लगे हुए थे। अयान जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है, वह देखता है एक वृद्ध व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अयान जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है, वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी आंखें खोलकर कहता है, अयान तुम्हें अपने इस बूढ़े दादा की याद इतने दिन में आई? उसे बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर अयान कहता है, बूढ़े बाबा, याद तो मुझे आपकी बहुत आई थी, पर आप ही ने तो कहा था कि मेरे बारे में किसी को मत बताना, इसीलिए मैंने आपके बारे में किसी को नहीं बता पाया और इसी कारण मैं यहाँ आ नहीं पाया। लेकिन इस बार कुछ ऐसा काम आया कि मुझे आपके पास आना ही पड़ा। अयान की बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा? तुम तो अमोघ साम्राज्य के राजकुमार हो, तुम्हारे लिए तो बहुत सारे नौकर चाकर और हर चीज उपस्थित है। फिर ऐसा कौन सा कार्य है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ? और तुम्हारा जो स्तर बढ़ाने की समस्या थी, लगता है वह भी हल नहीं हुई है। क्या तुम इस बारे में मुझसे बात करने आए हो? मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम्हारी इस समस्या का हाल मेरे पास नहीं है, होता तो मैं तुम्हें जरूर बता देता। नहीं नहीं बूढ़े बाबा, दर्शन उस समस्या का हाल तो मुझे मिल गया है, पर मुझे प्रशिक्षण के साथ साथ साधना करने के लिए आपसे कुछ गोलियां और दवाइयां बनवानी है। अयान की बात सुनकर वह बूढ़े बाबा कहते हैं, तुम्हारी समस्या का हल मिल गया? किसके पास और क्या है तुम्हारी समस्या का हल? और तुम्हारे साम्राज्य में तो बहुत सारे पिल मास्टर होंगे, फिर तुम इतनी दूर मेरे पास क्यों आए हो? हाँ बूढ़े बाबा, मेरे साम्राज्य में बहुत सारे पिल मास्टर हैं, पर मैं उन सब पर भरोसा नहीं कर सकता।
भरोसा नहीं कर सकते इसका क्या मतलब है? तभी अयान कहता है, बूढ़े बाबा, अब अगर आपको सारी चीजें समझनी है तो मुझे आपको मेरे रहस्य के बारे में बताना पड़ेगा, पर उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? अयान की बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, क्या अयान तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है जो तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो? और आखिर ऐसा कौन सा काम या रहस्य है जो तुम मुझे बताने वाले हो? उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर अयान कहता है, नहीं नहीं बूढ़े बाबा, मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, उसे आप पर भरोसा करने में थोड़ी समस्या हो रही है। अयान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना पोता ही मानता हूँ, इसीलिए जो भी तुम्हारा कार्य या रहस्य है वह रहस्य ही रहेगा, इसलिए तुम मुझे खुलकर बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अयान अपने मन में ज्ञान से कहता है, ज्ञान तुम तैयार हो? ज्ञान कहता है, अब तुमने ठान ही लिया है तो मैं भी तैयार हूँ। उसके बाद अयान उन बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखा है और कहता है, बूढ़े बाबा, क्या आप तैयार हैं? बूढ़े बाबा कहते हैं, हाँ बताओ, क्या बताना चाहते हो या क्या दिखाना चाहते हो? मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, मैं बड़ी बड़ी चीजें देखी हैं और मैं तुम्हारी बात सुनकर डरने तो नहीं वाला हूँ। जो तुम इतना ज्यादा सोच रहे हो, ज्यादा मत सोचो, बताओ। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर अयान कहता है, ज्ञान बाहर आ जाओ। अयान के यह कहते ही अयान के लॉकेट में से एक रोशनी निकलती है और ज्ञान आकर हवा में उड़ने लगता है। जैसे ही वह बूढ़े बाबा हवा में उड़ती हुई किताब को देखते हैं, वह चौंक जाते हैं और अपने एक कदम पीछे लेते हुए कहते हैं, कहीं 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 ये तिलिस्मी किताब तो नहीं, नहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। उसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी आंखों को मीट कर देखता है और कहता है, नहीं, यह सपना नहीं है, यह हकीकत है। अयान, तुम्हें यह किताब कहाँ से मिली? यह आज तक की सबसे कीमती चीज है जो कि मैं अपने पूरे जीवन में देखी है। ज्ञान कहता है, सुनिए पिल मास्टर, मैं कहाँ से आया और अयान को कैसे मिला, इस बारे में मैं आपको समय आने पर बता दूंगा, पर पहले मुझे यह बताइए, क्या आप अयान को अपना पोता मानते हैं और उसकी सहायता करेंगे? क्या हम आप पर भरोसा कर सकते हैं? ज्ञान की बात सुनकर पहले तो बूढ़े बाबा हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, अयान को मैं अपना पोता ही मानता हूँ और मैं उसकी हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। तिलिस्मी किताब, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा कीमती हैं और आपके जैसी सिर्फ एक ही किताब है। मैंने अपने गुरुदेव से आपके बारे में सुना था, मुझे लगा नहीं था कि मैं आपको कभी देख नहीं पाऊंगा। लगता है आप मेरे बारे में काफी कुछ जानते हैं, इसका मतलब आप कोई छोटे मोटे पिल मास्टर तो नहीं हो सकते और आप मुझे ज्ञान बुला सकते हैं। दरअसल मेरे आचार्य आपके बारे में बहुत सारी बातें बताया करते थे। वह आपको पाना चाहते थे पर कभी सफल नहीं हुई, इसलिए मुझे आपके बारे में काफी कुछ पता है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मैं तिलिस्मी किताब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी बातें सुनकर मुझे आप पर भरोसा हो रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप अयान की सही से सहायता करेंगे तो मैं आपको कई ऐसे दवाइयाँ के नुस्खे दूंगा जो आपने पहले कभी देखे भी नहीं होंगे। ज्ञान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, अगर आप मुझे यह नुस्खे नहीं देंगे तब भी मैं अयान की मदद जरूर करता। मैंने पहले भी उसकी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की थी पर वह मेरे हाथ में था ही नहीं, और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके और अयान के रहस्य को रहस्य बनाकर ही रखूंगा। ज्ञान, ठीक है, मैंने अयान की उस समस्या का समाधान उसे बता दिया है और समय आने पर आपको भी पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या समस्या थी, लेकिन हमें उसके प्रशिक्षण के साथ साथ उसके लिए कुछ दवाइयाँ और औषधियाँ भी बनानी होगी, जो कि कुछ खास औषधियाँ हैं जिनका नुस्खा मेरे पास है, और इसीलिए हम यहाँ आए हैं ताकि हम यहाँ प्रशिक्षण के साथ साथ अयान के लिए सारी गोलियाँ और दवाइयाँ भी बना सकें। क्या आप यह कर पाएंगे? ज्ञान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, हाँ ज्ञान, मैं अयान के लिए यह सब जरूर बनाऊंगा और आप यहाँ जब तक चाहे जब तक रहकर प्रशिक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपनी आंखें बंद कीजिए। ज्ञान के इतना कहते ही पहले तो गुरुदेव हड़बड़ा आते हैं, फिर कुछ सोचकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनकी आंखें बंद करते ही ज्ञान के अंदर से एक रोशनी निकलती है और कुछ शब्द बूढ़े बाबा के दिमाग के अंदर जाने लगते हैं। बूढ़े बाबा जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं, ज्ञान उनसे कहता है, मैं आपके दिमाग में एक औषधि का नुस्खा भेजा है जिसका नाम दिव्या जल है,
जो कि निचले स्तर के योद्धाओं को अपना स्तर बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायता करती है, आपको यह बनानी होगी। साथ ही साथ आपको जख्म ठीक करने वाली गोलियां और थकावट दूर करने वाली गोलियां भी बनानी होगी। बूढ़े बाबा कहते हैं, ठीक है मैं यह बना दूंगा, परंतु इसमें कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो मेरे पास है, पर ऐसी भी कई जड़ी बूटियां हैं जो कि मेरे पास यहाँ नहीं है, हमें इन जड़ी बूटियां को लेकर आना होगा। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान कहता है, ठीक है बूढ़े बाबा, जो जड़ी बूटियां लेकर आनी है उन सबके नाम लिखकर मुझे दे दीजिए, मैं अभी जाकर वह सब ले आता हूं। बूढ़े बाबा अयान से कहते हैं, अयान कुछ देर में रात होने वाली है, रात में कहीं उच्च स्तर के तिलिस्मी जानवर जंगल में घूमते हैं, रात को तुम्हारा निकालना ठीक नहीं है, तुम सुबह जाना, उसके बाद जड़ी बूटियां ले आना, मैं तब तुम्हारे लिए सारी औषधि और गोलियां तैयार कर दूंगा। बूढ़े बाबा की बात सुनकर ज्ञान कहता है, यह ठीक कह रहे हैं, तुम कल सुबह चले जाना, अभी तुम आराम करो, कल से तुम्हारा प्रशिक्षण भी शुरू करना है। यह कहते ही ज्ञान अयान के लॉकेट में चला जाता है। जैसे ही ज्ञान अयान के लॉकेट में जाता है, बूढ़े बाबा यह देखकर थोड़ा सा चौंक जाते हैं। उसके बाद वह अयान से पूछते हैं, अयान तुम्हें यह तिलिस्मी किताब कहाँ से मिली, क्या तुम मुझे बता सकते हो, अगर ना बताना चाहो तो मत बताओ, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे इसे छीनना चाहता हूँ, मुझे पता है कि यह बहुत ज्यादा कीमती है, पर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान कहता है, बूढ़े बाबा आप चिंता मत कीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि आप अच्छे इंसान हैं, आप मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। भला कोई दादा अपने पोत का बुरा कभी सोचता है क्या? अयान की यह बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति अयान को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा करते हो, इसीलिए तुमने इतनी कीमती चीज मुझे दिखा दी, मैं इस किताब को देख पा रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वरना कई लोग तो सिर्फ इसके बारे में सोचते ही रह जाते हैं। अच्छा अब यह सब छोड़ो, आओ आकर खाना खा लो, उसके बाद हम और ज्यादा बातें करेंगे, तुम इतने समय बाद जो आए हो। अयान कहता है, अब तो मैं यहीं रहने वाला हूँ, तो आप जितनी चाहे उतनी बातें मुझे कर सकते हैं। उसके बाद अयान और वह बूढ़ा व्यक्ति खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद अयान साधना करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपनी साधना शुरू कर देता है। चैप्टर 10। बूढ़े बाबा के साथ बातचीत कर कर अयान अपनी साधना करने के लिए बैठ जाता है। अगले दिन सुबह होते ही पास के ही गांव में जड़ी बूटियां की दुकान के लिए निकल जाता है। जानवरों के इलाके से निकलने के बाद अयान जैसे ही गांव के पास पहुंचता है, वह चील पर से उतरकर पैदल ही गांव के अंदर प्रवेश कर जाता है। यह गांव अमोघ साम्राज्य की सीमा के पास ही था, या हम यह कह सकते हैं कि यही अमोघ साम्राज्य की सीमा था। अयान गांव के अंदर चलते चलते एक व्यक्ति से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर जड़ी बूटियां की सबसे बड़ी दुकान कौन सी है? वह व्यक्ति कहता है, हाँ भाई, मुख्य बाजार में तीसरी लाइन के अंदर जो पहली दुकान है वही यहाँ की सबसे बड़ी जड़ी बूटियां की दुकान है, और बाजार तुम यहाँ से जा सकते हो। अयान उसे व्यक्ति की बात सुनकर उसे धन्यवाद देता है और वहां से बाजार की तरफ जाने लगता है। बाजार में पहुंचते ही वह इस पते पर जाता है जो कि उसे व्यक्ति ने बताया था। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। अयान भीड़ को देखकर कहता है, लगता है सच में यह बहुत ज्यादा बड़ी दुकान है। कुछ देर दुकान के बाहर इंतजार करने के बाद अयान दुकान के अंदर जाता है और वहां जड़ी बूटियां को देखने लगता है। तभी उसे दुकान का एक कर्मचारी वहां आता है और कहता है, आपको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा, लगता है आप यहाँ नए नए आए हैं, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। उस कर्मचारी की बात सुनकर अयान कहता है, हाँ मैं यहाँ नया आया हूँ और मुझे यहाँ से कुछ जड़ी बूटियां लेनी है। अयान की बात सुनकर वह कर्मचारी पहले तो थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि अयान की उम्र बहुत कम थी और वह यहाँ जड़ी बूटियां लेने आया था, पर वह इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अयान से कहता है, ठीक है, आप मुझे कौन कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए उनका नाम बता दीजिए, या फिर अगर आपके पास लिखी हुई है तो मुझे वह कागज दे दीजिए, मैं आपके लिए अभी उनका इंतजाम करता हूँ। यह सुनकर अयान अपने कपड़ों के जेब में से एक कागज निकालकर उसे दे देता है और कहता है, इसमें उन सभी जड़ी बूटियां के नाम है जिनकी मुझे जरूरत है।
वह कर्मचारी अयान के हाथ से कागज लेकर देखता है तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। ऐसा नहीं था कि वह जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा कीमती थी, पर जो जड़ी बूटियां उसे कागज में लिखी हुई थी वह उनकी दुकान की सबसे ज्यादा कीमती जड़ी बूटियां में से एक थी। उसमें कुछ जड़ी बूटियां ऐसी भी थी जो साधारण थी, पर उसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी थी जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। इसलिए वह कर्मचारी चौंक जाता है और कहता है, क्या जो जड़ी बूटियां इसमें लिखी हुई है आपको वही चाहिए? उस कर्मचारी की बात सुनकर अयान कहता है, हाँ मुझे यह सब जड़ी बूटियां चाहिए। वह कर्मचारी कहता है, ठीक है, और वह पर्चा लेकर वहां से निकल जाता है। अयान कहता है, अब मेरी ट्रेनिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ वह कर्मचारी वह पर्चा लेकर अपने मालिक के पास पहुंचता है। जैसे ही वह मालिक उसे परिचय को देखता है वह भी चौंक जाता है और कहता है, आखिर यह है कौन जिसे इतनी कीमती जड़ी बूटियां चाहिए? मालिक की बात सुनकर वह कर्मचारी कहता है, एक लगभग 11 से 12 साल का बच्चा है। और यह सुनकर मालिक और ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ठीक है, तुम यह सब जड़ी बूटियां निकाल कर लाओ, मैं उसके पास जाता हूं। और यह कहकर वह मालिक अयान के पास आ जाता है। दुकान का मालिक अयान के पास आकर कहता है, क्या आप ही हैं जिन्हें वह जड़ी बूटियां चाहिए? यह बात सुनकर अयान कहता है, हाँ मुझे ही चाहिए। क्या हुआ, क्या आपके पास वह जड़ी बूटियां नहीं है? वह आदमी कहता है, नहीं नहीं, हमारे पास सभी जड़ी बूटियां हैं, बस यह कुछ ज्यादा ही खास जड़ी बूटियां हैं, इसलिए मैं खुद देखने आ गया कि आखिर यह जड़ी बूटियां चाहिए किसे। लेकिन क्या आपको उनकी कीमत पता है? क्या आप इनकी कीमत दे पाएंगे? अयान कहता है, नहीं मुझे इनकी कीमत तो नहीं पता, पर यह कितनी भी महंगी क्यों ना हो मैं दे दूंगा। यह बात सुनकर दुकान वाला कहता है, ठीक है, आपने जिन जिन जड़ी बूटियां की हमसे मांग की है हमने उनको तैयार करवा दिया है। थोड़ी देर में मेरा कर्मचारी लेकर आता ही होगा। इन सभी जड़ी बूटियां की कीमत लगभग 10,000 सोने के सिक्के है। क्या आप दे पाएंगे? दुकान वाले की यह बात सुनकर अयान कहता है, हाँ क्यों नहीं, जरूर। उसके बाद वह कर्मचारी वह जड़ी बूटियां लेकर आ जाता है। अयान अपने लॉकेट में से 10,000 सोने के सिक्के निकलता है और उसे दुकान के मालिक को दे देता है और कहता है, लीजिए यह रहे आपके सोने के सिक्के। वह दुकान वाला और वहां खड़े सभी आसपास के लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि 10,000 सोने के सिक्के कोई छोटी मोटी कीमत नहीं थी और इतनी ज्यादा कीमत एक छोटा सा बच्चा दे रहा था। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं, पर अयान उन सब पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वहां से निकल जाता है। दुकान के बाहर निकलते ही अयान वापस गांव के बाहर जाने लगता है। वह गांव के बाहर जा ही रहा था तभी उसे एक झोपड़ी के बाहर एक मोटा लड़का दिखता है जो कि बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसकी उम्र अयान से लगभग 2 या 3 साल ही कम होगी। अयान उसे देखकर सोचता है, यह इतना रो क्यों रहा? ज्ञान कहता है, तुम्हें पूछना चाहिए कि उसके साथ समस्या क्या है। ज्ञान की यह बात सुनकर अयान कहता है, ठीक है, और उसे बच्चों के पास जाकर कहता है, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? क्या तुम अपने माता पिता से अलग हो गए हो? जैसे ही उसे मोटे बच्चे को अयान की बात सुनाई देती है वह अपना सिर ऊपर करके रोते रोते कहता है, मेरा नाम योगेश है और मैं यही का रहने वाला हूँ और मेरे माता पिता यहीं पर काम करते हैं, मैं उनसे बिछड़ नहीं हूँ। उसे बच्चों की बात सुनकर अयान कहता है, योगेश यह तो बहुत अच्छा नाम है, पर तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? अयान की बात सुनकर वह बच्चा कहता है, क्या फायदा आपको बात कर, वह भी क्या जाएगा? अयान कहता है, अरे बताओ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वह बच्चा कहता है, नहीं, तुम मेरी कुछ मदद नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अयान कहता है, अरे मुझे बताओ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अयान की यह बात सुनकर वह बच्चा कहता है, तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। दरअसल मेरे पिता की इसी बाजार में एक दुकान है। उस दुकान को शुरू करने के लिए मेरे बाबा ने यहाँ के एक योद्धाओं के दल के प्रमुख से कुछ कर्ज लिया था और मेरे बाबा ने उसका कर्जा समय पर चुका भी दिया था, पर वह हमसे और ज्यादा ब्याज मांग रहा है और कह रहा है, अगर तुमने हमारा ब्याज नहीं चुकाया तो वह बाबा को मार देंगे और वह हमारी दुकान को भी तोड़ फोड़ कर चला गया है और आज वह मेरे बाबा को भी उठा कर ले गया है और मुझसे कहा है, अगर मैं आज शाम तक उसका कर्जा नहीं दिया तो वह बाबा को मार डालेगा और इसलिए मैं यहाँ बैठकर रो रहा हूँ। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं?
उसे बच्चों की सारी बात सुनकर अयान थोड़ी देर सोचता है और कहता है, अरे तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अयान की यह बात सुनकर वह बच्चा कहता है, क्या तुम मेरी मदद कैसे करोगे, पर तुम भी तो एक बच्चे ही हो, क्या तुम किसी एक बड़े दल से हो जो कि मेरे बाबा की जान बचा सकता है। उसे बच्चों की बात सुनकर अयान कहता है, नहीं मैं किसी बड़े दल से तो नहीं हूं, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं। इतना कहकर अयान अपने लॉकेट से एक राजसी चिन्ह निकलता है जो कि अमोघ साम्राज्य का था और यह सिर्फ राज परिवार के व्यक्तियों के पास ही होता है। उस राजसी चिन्ह को अयान उसे बच्चों को देता है और कहता है, तुम्हें यह तो पता ही होगा कि यह अमोघ साम्राज्य की सीमा है। अयान की बात सुनकर वह बच्चा कहता है, हाँ मुझे पता है कि यही गांव अमोघ साम्राज्य की सीमा है, पर इसे मैं क्या करूंगा। अयान कहता है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, तुमने नजर रखने वाला जो किला हमारे साम्राज्य की सीमा पर बना हुआ है, तुम्हें वहां पर जहां सेनापति और हमारी बाकी की सेना है। वह बच्चा अपना सर हाँ में हिला देता है। उसके बाद अयान कहता है, यह चिन्ह लेकर तुम सेनापति के पास जाओ और उनसे कहना कि अयान ने कहा है कि तुम्हारी मदद करें और कहना कि वह ठीक है। वह बच्चा अयान की बात सुनकर कहता है, पर सेनापति मेरी मदद क्यों करेंगे, क्या तुम सेनापति को जानते हो। यह बात सुनकर और कहता है, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, बस तुमने यह बता देना और वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। उसके बाद अयान वहाँ से निकल जाता है। वह बच्चा कहता है, क्या मैं इस पर भरोसा करूं, यह झूठ बोल रहा होगा या सच, वैसे भी मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यह सोचते सोचते वह बच्चा राज्य की सीमा पर बने किले की तरफ जाता है। जैसी वह किले के बाहर पहुंचता है, उसे वहां के सैनिक रोक लेते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो गांव में होना चाहिए। वह बच्चा सैनिकों की बात सुनकर डर जाता है और कुछ कहने ही वाला होता है। इतने में वह सैनिक उसके हाथ में राजसी चिन्ह को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप जानना चाहते हैं कि अयान के साथ आगे क्या होगा, यह जानने के लिए सुनते रहिए यह कहानी।